West Asia. These two things were done. I was third. सबका प्रणाम एक साथ स्वीकार कर रहे हैं। आज किसी का नाम नहीं पढ़ा जाएगा। आज बस आपका नाम मन ही मन पढ़ेंगे। स्वीट मॉर्निंग सर, चरणों में सादर प्रणाम। जय महाकाल, गुड मॉर्निंग। दिवाली की छुट्टी कब से होगी? दुर्गा। राम राम गुरु जी, गुड मॉर्निंग सर। आप आज हैंडसम लग रहे हैं सर। मेरा कमेंट शो हो रहा है? बिल्कुल मनोरमा जी, आपका कमेंट शो हो रहा है। सबका कमेंट शो होता है, क्यों नहीं होगा? पराठा में 1 लाख जीत लिया। पराठा नहीं खा पाए, बस रोहतक घूम करके आ गए। एक पराठे में ही हम लोग जीत हो गए। कोई कुछ अवांछित लोग आ गए थे, कोई बात नहीं है। आपका 2 मिनट गया। देखो, फेस्टिवल को भूलने की ज़रूरत नहीं है। फेस्टिवल आते हैं तो उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन यूपीएससी को भूलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फेस्टिवल सेलिब्रेट भी कर रहे हो तो
पूरी तरह से ऑफ नहीं होना है। आपका जो पढ़ाई करने का जो एक शेड्यूल है वो शेड्यूल चलते रहना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिवाली को भी आप पढ़ो, चलो दिवाली को एक दिन छुट्टी कर लो, एक दिन ब्रेक ले लो, लेकिन दिवाली के नेक्स्ट डे आपको पढ़ना चाहिए, दिवाली की एक दिन पहले पढ़ना चाहिए। और कोशिश करो कि दिवाली के दिन में भी कुछ करंट अफेयर या कुछ ऐसा कुछ न्यूज़पेपर ही सही उसको पढ़ना चाहिए, है ना। आज आपसे एक विशेष बात करनी है और वो बात करनी है न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें इसके विषय में। बस हम 10 सेकंड में प्रकट होते हैं आपके सामने न्यूज़पेपर लेकर के। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें और न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना होता है और क्या छोड़ना होता है, इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि अलग अलग गाइडेंस देते हैं। लेकिन आप लोगों की आस्था है मेरे अंदर में, और एक लंबा वक्त मैंने व्यतीत किया है अपने स्टूडेंट्स के साथ और बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के साथ। तो मेरा अपना एक अनुभव है और उस अनुभव और सच्चाई के आधार पर आज आपको सीखना है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए। ये देखो हमारे पास है हिंदू न्यूज़पेपर, और सभी लोग एसएमएस लिखना बंद कर दो। और ये जो हमारा जो नोट्स है, हमारा जो न्यूज़पेपर है, आपके प्रश्न आने लगते हैं तो मेरा दिमाग भटक जाता है। करंट अफेयर में जो टीचर ने पढ़ाया और जो हमारा नोट्स गया, उसमें अगर कुछ अंतर आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा टॉपिक्स कवरेज मिलेगा। और जो टीचर ने पढ़ाया वो आप थोड़ा बहुत इंटरनेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। कई बार शिक्षक जो टॉपिक्स लेकर के आते हैं और जो हमारी रिसर्च टीम सोचती है कि ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक भी आपको दिया जाता है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो टीचर पढ़ाएं हर बार वही टॉपिक का नोट्स मिले, क्योंकि उससे करंट अफेयर उससे हट कर के भी होता है ना। तो आपको इसमें इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। अगली बार से जो टीचर पढ़ाएंगे वो भी नोट्स में रहेगा और उसके अतिरिक्त भी नोट्स में रहेगा। और करंट अफेयर में आप लोग सब ध्यान से सुनो। पहले करंट अफेयर में 2 तरह की चीज़ें होती है। पहला होता है न्यूज़ एंड इवेंट, कि न्यूज़ है, इवेंट है, दिन प्रतिदिन का न्यूज़ इवेंट है। अब न्यूज़ और इवेंट होता है तो उसको हम लोग दिन प्रतिदिन के रूप में पढ़ते रहते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा गूढ़ विषय होता है, गहरे विषय होते हैं, जो कि संवैधानिक आधार पे होते हैं, जो कि वैज्ञानिक आधार पे होते हैं, जो परंपरागत होते हैं, जिन विषयों का आधार मूल विषय होता है। मूल विषय जो मूल ज्ञान का विषय है, जैसे मान लो कि इतिहास है तो मूल ज्ञान का विषय है, भूगोल है तो मूल ज्ञान का विषय है, फिजिक्स है तो मूल ज्ञान का विषय है, इन्वायरमेंटल साइंस है तो मूल ज्ञान का विषय है, सोशियोलॉजी है तो मूल ज्ञान का विषय है। जैसे मान लो एक टॉपिक लेते हैं हम लोग, चाइल्ड लेबर, है ना, बाल श्रम एक विषय के रूप में लेते हैं। तो बाल श्रम अधिनियम बन रहा है, बाल श्रम पे यूनाइटेड नेशंस चार्टर में कुछ लिखा हुआ है, बाल श्रम पर रेगुलर आर्टिकल्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर में। तो बाल श्रम करंट अफेयर भी है, लेकिन उसका मूल विषय भी है ना। वो मूल विषय से निकल कर के एक उभरा हुआ विषय है। तो करंट अफेयर में जनरली 2 भाग करना बहुत आवश्यक है बेसिक लेवल पे। आगे जाकर के और आपको समझाएंगे। आप प्लीज समझो इस चीज को कि करंट अफेयर में सबसे पहले तो हम लोग जो न्यूज़ एंड इवेंट होता है उसको पहले फॉलो करते हैं, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें आप सीखने लगते हो कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ गया, मुद्रास्फीति बढ़ गई है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये ऐसा एक छोटा सा डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन वो अर्थशास्त्र के किसी मूल विषय से भी निकल रहा है ना। तो करंट अफेयर अलग से कुछ होता नहीं है, करंट अफेयर के पीछे मूल विषय भी होते हैं। तो मूल विषय को भी पढ़ना है हम लोगों को, और मूल विषय को हम लोग करंट अफेयर से जोड़ करके आर्टिकल के रूप में आपको पेश करेंगे। बहुत जल्दी दिवाली के बाद हमारा जो कोर्स प्रोग्राम है उसका जो असली रंग है वो चढ़ना शुरू होगा, और उस रंग में आप देखोगे कि करंट अफेयर के क्लास के साथ साथ जो मूल विषय होते हैं और मूल विषय के साथ जो करंट अफेयर जुड़ा हुआ होता है वो भी कैसे जोड़ करके पढ़ना है, पढ़ाना है, इस पे हम लोग बात करेंगे।
ओके, तो अभी तो 20-22 तारीख तक, 20 तक जो छठ पूजा का चल रहा है, त्यौहार होगा, दिवाली होगा, लोगों का बिल्कुल मूड अलग हो गया है, स्टाफ का भी मूड अलग हो जाता है, छुट्टियां होने लगती है चारों तरफ। तो इस माहौल में अभी वो जो अपना बेस्ट है वो निकल करके कभी नहीं आएगा, ना आपका आएगा ना हमारा आएगा। तो हमारा 20 तारीख के बाद जो कोर्स प्रोग्राम होगा उसमें करंट अफेयर के साथ साथ जो आर्टिकल्स होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, जो समकालीन मुद्दे होते हैं, जो समसामयिकी होते हैं, जिसमें चिंतन होता है, जिसमें विचारधाराएं होती है, जिसमें कई सारे वस्तुनिष्ठ और बहुत सारे विषयगत सब्जेक्टिव एनालिसिस होते हैं, विश्लेषण होते हैं, उस तरह के विषयों को लेकर के भी आया जाएगा। एक तो अप्रोच क्या है कि मान लो कि पूरे सप्ताह में 10-15 न्यूज़ करंट के बने हुए हैं, तो उस 10-15 न्यूज़ को 15 मिनट या 10-10 मिनट हर टॉपिक पे कुछ कुछ बता करके बच्चों को अवगत कराना, जो हम लोग अभी करना शुरू कर दिए हैं। तो आपको टॉपिक से अवगत कराया जाना, टॉपिक के विषय में कुछ बताना, टॉपिक के बेसिक पे कुछ समझाना, ताकि आप लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो। और जैसे ही कोर्स प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, फिर करंट अफेयर में स्किल भी हमारा बढ़ेगा, हमारा पैमाना बढ़ेगा, हम लोग बहुत सारे गहरे विषय में जाएंगे, है ना। तो अब मान लो कि एक छोटा सा शब्द है धर्मनिरपेक्षता, तो धर्मनिरपेक्षता पे हर वर्ष लगभग प्रश्न आ ही जाता है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का सिर्फ अगर एक अर्थ आप समझते हो, सिर्फ एक बात समझते हो, सिर्फ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण समझते हो, तो उससे आईएएस नहीं बनोगे। जो धर्मनिरपेक्षता है उसका बहुत सारा डायमेंशंस है, उस सारे डायमेंशंस को मुद्दा और समकालीन मुद्दा से जोड़ करके पढ़ना और समझना, ये आईएएस की तरफ आपको ले जाएगा और निबंध लेखन की तरफ भी आपको लेकर के जाता है। तो आप लोग अभी आराम से, जैसे जैसे हम लोग चल रहे हैं कोर्स प्रोग्राम में, आप करते रहो। आपने अब तक दक्षिणी महादेश सारे कर लिए, आप इंडियन नेशनल मूवमेंट में कुछ टॉपिक्स कर चुके हो, और हम लोग इसको लगभग, हम लोग का जो शेड्यूल आपके पास होगा कि 8 दिसंबर तक हम लोग इस महादेश के स्टडीज़ को, और जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको 8 दिसंबर तक हमारा टारगेट है ख़त्म करने का। 8 से 10 भी हो सकता है, उसमें आप लोग दुखी नाराज ये सब मत करना। 1-2 दिन हम लोग इंसान हैं, मेहनत करते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, हमारा भी स्वास्थ्य होता है, हम भी मशीन नहीं है, हम भी कंप्यूटर नहीं है, हमारा भी मूड होता है। तो और सभी इतने हजारों लोगों के अनुसार चलने पे तो बहुत मुश्किल है, इसलिए आप लोग हमारे अनुसार से चलो और विश्वास के साथ चलते रहो। ओके, छुट्टियां कब होगी ये तो आपका मेंशन किया हुआ है। अभी आपको सीखना है कि आज मेरा एजेंडा ही है आप लोगों को सिखाना कि हम लोग न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में क्या महत्वपूर्ण होता है, न्यूज़पेपर में से कैसे पढ़ा जाए, और न्यूज़पेपर से क्या क्या नोट्स बनाने होते हैं, न्यूज़पेपर से कैसे नोट्स बनाया जाएगा, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ने की तकनीक क्या है, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ें, कौन से न्यूज़ एंड इवेंट को पढ़ा जाए। और आपके करंट के जो टीचर होंगे, वो करंट के टीचर आएंगे तो आप खुद भी उनसे डिमांड कर सकते हैं कि आप प्रश्न टाइप करिए। अब आगे आपको हमसे आप ये ट्रेनिंग लेनी है, आपको खुद पावरफुल बनना है, आपको डिमांडिंग होना होगा। शिक्षकों के पास बहुत ज्ञान होता है, मैंने देखा है, शिक्षकों के पास बहुत ज्ञान है, अथाह ज्ञान है, लेकिन जब बच्चे डिमांड नहीं करते हैं तब शिक्षक भी वो काम नहीं करते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। इसलिए डिमांडिंग आपको होना पड़ेगा, मांगना आपको पड़ेगा। एक बात आप भी याद रखो, मां भी उसी बच्चे को दूध पिलाती है जो बच्चा रोता है। आपने सुना, मां भी उसी बच्चे को ज्यादा दूध पिलाती है जो बच्चा रोता है, यानी बच्चा डिमांड करता है। तो जब तक आप डिमांड करना नहीं सीखोगे, लेकिन वो डिमांड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो या किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी के ईगो को हर्ट कर रहे हो, या किसी के लिए आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हो। इस तरह का नहीं करना है आपको। आप सब हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हो और बहुत श्रद्धा से पढ़ रहे हो, ये मुझे बहुत अद्भुत खुशी देती है, बड़ा नया सा अनुभव हो रहा है। और आप लोग हमारे शिक्षकों से डिमांड क्वेश्चन के फॉर्म में करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि 20 के बाद, दिवाली और छठ पूजा के बाद जो समय आएगा उसमें आपको अपनी इंटेंसिटी को, अपनी गहनता को, अपने पढ़ने के ताकत को, इन सबों को थोड़ा तेज करना होगा
और कब एक्सिलरेट करना है, कब त्वरण लाना है, कब गतिमान हो जाना है, ये आपको हम बार बार बताते रहेंगे। और करंट अफेयर में जैसा मैंने आपको कहा कि करंट इवेंट और न्यूज़ का भी चल रहा है क्लास, और जो विशद विश्लेषण होता है, जो समसामयिकी मुद्दे होते हैं, जो समकालीन समस्याएं होती है, आप देर से क्लास ज्वाइन करते हो और वहां से टाइप कर देते हो कि कौन सा टॉपिक चल रहा है बताओ, तुम्हारे नौकर हैं क्या? एक तो समय पे आया करो। पंकज कुमार, आप बहुत अच्छा लिखते हो मेरे लिए, रोज लव यू सर लिखते हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप कुछ भी वहां से कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो सर बताओ। कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपके मेंटर गाइड हैं। तो आज आपको बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए। ओके, और 20 के बाद हम लोग करंट अफेयर पे वीक में क्लास जो चल रहा है उसमें और भी नए डायमेंशंस को ऐड करने वाले हैं। ओके, आप लोग को अब दिखाते हैं, ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। ओके, इसमें फ्रंट पेज पे चलते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग सब बहुत ध्यान से सुन रहे हो, और जब भी इस तरह का डिस्कशन हो तो पूरी आत्मा और ध्यान को केंद्रित कर दो मोबाइल पे, और आसपास किसी से बात नहीं करना है, ठीक है? आप देखो, पहला न्यूज़ है, जो बाइडेन प्लेजेस टू यूनाइट अमेरिका। हमारे पास जो न्यूज़पेपर है यह है हिंदू न्यूज़पेपर, ये हिंदू न्यूज़पेपर हमारे पास है। और अगर आप सचमुच में आईएएस बनना चाहते हो या आप पीसीएस अधिकारी भी अब बनना चाहते हो, विशेष करके यूपी पीसीएस में अगर जाना चाहते हो, तो अब तो हिंदू न्यूज़पेपर से छूटना या उससे पिंड छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो इंग्लिश के अखबार से घृणा नहीं करें, इंग्लिश के अखबार को आप सब लोग लें, और हिंदू न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं, जो कॉलम्स आते हैं, वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। और इन्हीं कॉलम्स और न्यूज़ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं आईएएस के एग्जामिनेशन में। और आप प्लीज़ आप देखो इसको और समझने का कोशिश करो कि कैसे इसको पढ़ा जाता है। मेरा विश्वास है कि हम आपके न्यूज़पेपर के पढ़ने के टाइमिंग को, जो आप 2 घंटा पढ़ते हो, हम उसको हाफ एन आवर कर देंगे। मेरे हिसाब से रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आधे घंटे से 1 घंटा, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। और जो पॉलिटिकल न्यूज़ होता है वो तो बस मसाला न्यूज़ होता है, तो मसाला न्यूज़ की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। मसाला न्यूज़ क्या है और ज्ञान आधारित न्यूज़ क्या है, ये दोनों में अंतर समझना होता है। और बहुत सारे न्यूज़ ऐसे होते हैं जो रोज़ रिपीट होते रहते हैं, पुनरावृत्ति होती रहती है उनकी, तो उनके पुनरावृत्ति होने वाले न्यूज़ भी नहीं पढ़े जाने चाहिए, क्योंकि उससे कितना आप बार बार पढ़ते रहोगे। न्यूज़पेपर एक माध्यम है आपकी भाषा को अच्छा करने का, वोकैबुलरी को अच्छा करने का, ज्ञान को अच्छा करने का, नए नए पर्सपेक्टिव सीखने का, नए नए चिंतन को समझने का। इसमें दक्षिणपंथी भी विचार होते हैं, इसमें जिसे आप वामपंथी कहते हो, इसमें वामपंथी विचार भी होते हैं, दक्षिणपंथी भी विचार होते हैं। इसमें सेंट्रलिस्ट अप्रोच भी होता है, जो न दक्षिणपंथी है न वामपंथी है, तो ये बीच वाले विचार भी होते हैं। ये सभी तरह के विचार न्यूज़पेपर में कॉलम्स के रूप में आते रहते हैं। अभी आप सीखो, गांव में हिंदू न्यूज़पेपर नहीं मिलता है, लेकिन इंटरनेट पे तो मिलता है। इंटरनेट पे आप डाउनलोड कर सकते हो, इंटरनेट पे आप डाउनलोड करो इसको, ठीक है? बिल्कुल दिख रहा है तारिक, तुम्हारा दिख रहा है। हाँ रुचि, आप तो ध्यान से सुनते ही हो। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना सीख गए ना, तो समझो मेरा बहुत बड़ा बोझ मन का हल्का हो जाएगा। आप देखो, पहला न्यूज़ है हिंदू न्यूज़पेपर का, सबसे टॉप में लिखा है, जो बाइडेन प्लेजेस टू यूनाइट अमेरिका। अमेरिका में ट्रंप का गवर्नमेंट आया और ट्रंप के गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए इस्लामिक स्टेट्स पे, जो रिलीजन आधारित स्टेट्स हैं उन पे, क्योंकि अमेरिका एक सेकुलर स्टेट है, तो इस्लामिक स्टेट्स के माइग्रेशंस पे उसने प्रतिबंध लगाए थे, और इंडियन को भी ग्रीन वीसा वगैरह नहीं देना। और अमेरिका में उस राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म देने का कोशिश किया। लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जब भी जन्म लेता है किसी राष्ट्र में, तो वहाँ का जो माइनॉरिटीज होता है, वहाँ का जो अल्पसंख्यक होते हैं वहाँ के, वो कहीं अलग थलग पड़ जाते हैं। राष्ट्र प्रगति करता है, राष्ट्र की मुख्य धारा बढ़ती है, लेकिन उस मुख्य धारा में जो
जो अल्पसंख्यक होते हैं वो कहीं ना कहीं विलगाव को महसूस करते हैं और मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। जैसे बहुत सारे अमेरिका में रिलीजियस ग्रुप हैं, धार्मिक ऐसे ग्रुप हैं, और बहुत सारे ऐसे रेशियल ग्रुप हैं, प्रजाति संबंधित ग्रुप हैं। जैसे मान लो भारतीय समुदाय है, या फिर चाइनीज़ कम्युनिटी है, या फिर वेस्ट एशियन कम्युनिटी है, फिर अरब्स रहते हैं वहाँ पे, साउथ एशियंस हैं वहाँ पे। तो इस तरह के जो कम्युनिटीज़ बने हुए हैं, ज्यूज़ हैं, इस तरह के जो कम्युनिटीज़ बने हुए हैं, ये सारे कम्युनिटी जो अमेरिका का जो मुख्य धारा है उससे अलग थलग महसूस करने लगता है। होता कुछ नहीं है, बस महसूस करता है। राइटिस्ट या कल्चरल नेशनलिज्म जब लोग बढ़ाने लगते हैं तो ऐसा कुछ होने लगता है। तो ये वहाँ पे इसी बात पे इस बार जो वोटिंग हुआ है वो ट्रंप के अगेंस्ट वोटिंग हुआ है ना। वो ट्रंप के अगेंस्ट, ट्रंप उसी बात पे जीत करके आए थे और उसी के अगेंस्ट ये मूवमेंट बना है, जहाँ पे ब्लैक लोगों ने, इवन वेस्ट एशियंस ने, इंडियंस ने जम करके उनके अगेंस्ट वोट किया है, जो कभी न्यूट्रल वोट हुआ करते थे, जिनको अमेरिका से कोई मतलब नहीं हुआ करता था। तो अब ये जो एजेंडा था बाइडेन का, बाइडेन पहले भी 3-4 इलेक्शन में आ चुके हैं और हार चुके हैं ये, लेकिन इस बार उन्होंने एंटी ट्रंप जो इमोशन था उसके आधार पे जीत दर्ज कर ली। लेकिन आते ही उन्होंने कहा कि टू यूनाइट अमेरिका, जैसे अमेरिका पहले बिखर रहा था, यानी अब सभी माइनॉरिटीज़ को और इथनिक ग्रुप्स को, प्रजातीय समूह को, नृजातीय समूह को, सबको लेकर के साथ चलने की कोशिश करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये पहला न्यूज़ है। लेकिन इमिग्रेशन रिफॉर्म लाइकली, सबसे पहले लिखा हुआ है इमिग्रेशन रिफॉर्म लाइकली, मतलब जो आप्रवसन हो रहा था अमेरिका में, उस आप्रवसन पे जो सख्त नीतियां लगाई हुई थी ट्रंप ने, उसमें कुछ ना कुछ ये रिफॉर्म लाएंगे, सुधार लाएंगे, और उसमें धर्म का जो आधार था उसको हटाएंगे, या फिर जो प्रजाति आधार था, इंडियन मूल के लोग भी नहीं जा पा रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उसको हटाने की बात की जा रही है। लेकिन अब आप समझो, आईएएस के विद्यार्थी होने के नाते आपको इस न्यूज़ पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपके लिए न्यूज़ क्या होगा कि जो बाइडेन ने जो रिफॉर्म वास्तव में लाए, अभी लाया नहीं है, अभी बात चल रही है, अभी सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, अभी सिर्फ बात कही जा रही है, अभी पॉलिसी के रूप में आया नहीं है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना होता है? पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़ना होता है। पॉलिटिकल न्यूज़ तो मसाला है, ये तो रोज कल रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर बातें होंगी, इसमें टाइम खराब नहीं करो। जब ये इमिग्रेशन रिफॉर्म पॉलिसी आएगा, तब उस इमिग्रेशन रिफॉर्म पॉलिसी में क्या की टर्म्स हैं, क्या मूल नीतियां हैं, और उन नीतियों का भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित कुछ बातें होंगी जो आपको पढ़नी होंगी। तो अभी रोज न्यूज़ में आएगा, कल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी एक न्यूज़ आया था, आज भी आया, अगले 10 दिन तक न्यूज़पेपर अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे लगा रहेगा। अब भारत की वाइस प्रेसिडेंट बनी कमला जी बनी, तो कुछ लोगों ने लिख दिया कि ये ब्राह्मण हिंदू महिला हैं। अरे बिल्कुल नहीं है भाई, जीव से उनकी शादी हुई है, यहूदी से उनकी शादी हुई है, वो एक क्रिश्चियन हैं, और वो तो वहाँ जमैका की हैं, वो तो वेस्ट इंडीज़ की हैं, भारतीय मूल से उनका कोई लेना देना नहीं है। और बहुत ही प्राउडली लिखती हैं कि आई एम ए बैप्टिस्ट क्रिश्चियन। तो इस तरह से भारत में जो सोशल मीडिया में चलते रहता है, उसके आधार पे आप लोग उत्सुक हो जाते हो, आप लोग कुछ कुछ सोचने लगते हो। ये सब चीज़ें जब तक गहरा ज्ञान नहीं होगा तब तक सब बेकार है। इसलिए आप लोग ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चक्कर में नहीं पड़ो, उनके द्वारा लाई गई नीतियां क्या होंगी, जब भी नीतियां पब्लिश होंगी तभी पढ़ेंगे। यानी पॉलिटिकल न्यूज़ को बस ऐसे पढ़ लो, देख लो, उसका यूपीएससी से कोई लिंक नहीं है। अगला न्यूज़ देखो क्या है, आर्मी ऑफिसर किल्ड इन बिड टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन। आर्मी का ऑफिसर मारा गया कश्मीर बॉर्डर पे, आपके लिए कोई न्यूज़ नहीं है इसमें। और एक न्यूज़ है कि अटॉर्नी जनरल स्टैंड्स फर्म इन प्ली अगेंस्ट जगन रेड्डी। अब ये देखो एक न्यूज़ बना हुआ है कि जगन रेड्डी और जो अटॉर्नी जनरल हैं जिनका नाम वेणुगोपाल है, तो वेणुगोपाल और जो कोर्ट है उसके बीच में एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है। तो ये भी एक तरह का जो लॉ रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिलेटेड संवैधानिक नियमों का एक इंटरप्रिटेशन का पूरा खेल चल रहा है। ये इसमें भी रोज कुछ न कुछ आ रहा है। 5 दिन पहले भी आया था, 2 दिन पहले भी आया था। तो ये न्यूज़ इवेंट रोज बदल रहे। जब तक इसमें कोई फाइनल सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट नहीं देती है, तब तक ये चीज़ें फाइनल नहीं होती है। तो ये समझो एक इवेंट चल रहा है।
इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई फाइनल वर्डिक्ट देती है, इसका निष्कर्ष निकलता है, उस दिन न्यूज़पेपर से आपको 4-5 लाइन नोट डाउन करना होगा। बाकी मुझे पहले पेज में कुछ नहीं दिख रहा है। सीवियर एयर क्वालिटी पे दिल्ली में रोज न्यूज आ रहा है, ये सब बस रोज का न्यूज है, कुछ नहीं आता यूपीएससी में। इसमें आएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, उस पर तैयारी हो जानी चाहिए। और जो बायोडिग्रेडेशन का, बायोडिकम्पोजिशन का जो मेथड केजरीवाल ने बताया, तो बायोडिकम्पोजिशन और बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या है, डिग्रेडेबिलिटी क्या है, इस विषय में जानने की कोशिश करो, है ना, कि बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या है और बायोडिकम्पोजिशन क्या है, कैसे बैक्टीरिया को, कौन से बैक्टीरिया को यूज किया जाएगा, उसके डिकम्पोजिशन से कौन सा गैस रिलीज होगा, उससे फिर क्या पॉल्यूशन हो सकता है। ये जो विषय है ना, इसमें आपको जाना है, न कि ये रोज रोज के न्यूज़पेपर और तमाशे पे। कमलाज विक्ट्री में उसका गांव में प्रोटेस्ट हो गया, तो कॉर्प्स कमांडर टॉक्स वेयर कैंडिड कंस्ट्रक्टिव, इंडियन चाइनीज आर्मी के बीच में रोज बात चल रही है। तो कभी सुपर कॉप्स जो हमारे जो ब्रिगेडियर होते हैं, तो कोई कमांडर है, वो लोग का मीटिंग चलते रहता है। हम लोगों को कुछ नहीं करना है यार, आप मेरी बात मानो, आप मेरे बच्चे हो, आपको सच बता रहे हैं कि पेज 1 से ये सिर्फ रोज का समाचार छपा हुआ है, इससे यूपीएससी के लिए निष्कर्षता कुछ निकल करके नहीं आ रहा है। और पेज 1 पे जितना आप टाइम दोगे उतना टाइम खराब होगा। आप बस हेडलाइंस देख लिया करो कि हाँ जी ये चल रहा है, केजरीवाल ने ये बोल दिया जी, प्राइम मिनिस्टर ने ये बोल दिया, जो बाइडेन ने ये बोल दिया, वो मारे गए, ऐसे ही बस देख लिया करो, मूल विषय नहीं है वो। अब देखो लिखा है हरियाणा सीएम टेक्स यू टर्न ऑन क्रैकर बैन, तो 7 अरेस्टेड, फिर ऐड है सॉरी, फिर लिखा है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिले इन स्कॉलरशिप डिले हो गया, तो रिकॉर्ड सिंगल डे स्पाइक इन कोविड-19 का जो केस चल रहा है दिल्ली में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नो डेथ ड्यू टू डेंगू दिस ईयर, सीएम कुछ नहीं है ये। एजुकेशन प्लस में आया हुआ है ब्रेक द ट्रेडिशनल रिदम, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। इसमें एजुकेशनल प्लस में बस यही है कि भाई आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो यूके कॉल सेंटर्स पे कुछ आया हुआ है, फॉरेन स्टूडेंट का मुद्दा है कि कैसे बाहर में एडमिशन ले, सब कुछ नहीं करना है। उत्तराखंड के ऊपर में एक पेज आया हुआ है, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। एएमयू पे आया हुआ है पेंशनर्स राइट टू प्रेसिडेंट, पंजाब सीएम सीक्स इंटरवेंशन ऑफ शाह टू रिस्टोर रेल सर्विसेज, पंजाब में रेल का सर्विस कैसे होगा। तो हरियाणा स्पीकर ने हुडा पर रिमार्क क्या कर दिया, तो बिजनेसमैन किन वांट बाउंड्री ऑन आईपीएस ऑफिसर, ये सब घूस वूस का घटना है। गुवाहाटी जू न्यू होम टू रेस्क्यू एक्सोटिक एनिमल्स। अब देखो इसी न्यूज़पेपर के 6ठे पेज में, यानी पहले से लेकर के 6ठे पेज तक मुझे कोई न्यूज़ नहीं दिखा है, आपको भी नहीं दिखना चाहिए। वो पॉलिटिकल इवेंट्स है, वो कहानी है, रोज का रिपीटेशन है। उसमें जब तक कोई बहुत मेजर जजमेंट नहीं आता है, कोई मेजर पॉलिसीज नहीं बनता है। हम लोग आईएएस के विद्यार्थी, आईएएस के टीचर, जब कोई पॉलिसीज आ जाता है, जब कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगा पॉलिसी का, या जब कमीशन का रिपोर्ट आ जाएगा, या फिर जैसे मान लो कि कोई एमओयू साइन हो गया कहीं पर, है ना, जैसे चाइना वाले बॉर्डर में कुछ हमारा बड़ा समझौता हो गया, तो ये जब चीज़ों इवेंट का जब निष्कर्ष निकलता है, जो निष्कर्ष होता है वो यूपीएससी है, इवेंट यूपीएससी नहीं है। रोज कुछ ना कुछ होगा, इवेंट में जाओगे, घटनाक्रम में जाओगे, रोज घटनाएं घट रही है, तो रोज घटना पढ़ोगे क्या? घटना नहीं पढ़ना है। घटना का निराकरण क्या है, घटना के निराकरण के मैकेनिज्म्स क्या है, क्रियाविधियां क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। आप समझ रहे हो हमारी बात, कि आप हम लोग न्यूज और इवेंट पढ़ करके मजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर आया है गुवाहाटी जू न्यू होम टू रेस्क्यूड एक्सोटिक एनिमल्स। अब यहां पे मैकॉज और कैपुचिन मंकीज का जिक्र किया हुआ है। इवन ए कैंगरू वेर स्मगल्ड इन फ्रॉम म्यांमार। अब मैकॉज और कैपुचिन मंकीज, ये दोनों का जिक्र आया हुआ है हिंदू न्यूज़पेपर में, और इसमें आया हुआ है एक्सोटिक एनिमल के रूप में, इसको जो बाहर इंडोरिक मतलब इन सीटू, स्वस्थानिक, यानी जो उसी प्रदेश में, उसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पन्न हुआ हो, वो इंडोरिक हो गया। जैसे आपके गांव में जो मैना पक्षी है, वो इंडोरिक है, वो आपके वहीं का जन्म लिया हुआ पक्षी है, उसी मिट्टी से, वायु से, वही जल से, वहीं से बना हुआ है वो। लेकिन जो एग्जॉटिक होते हैं वो बाहर से आने वाले होते हैं। तो
तो एग्जॉटिक का मतलब है जो एक्स सीटू, जो बाहर से गैर स्थानिक होते हैं, उसमें मैकॉज और कैपुचिन मंकीज के विषय में बात किया जा रहा है। तो ये जो दो है ना, इन दोनों के विषय में जानने की कोशिश करो और उस अभयारण्य के विषय में जानने की कोशिश करो जहां पर असम में इनको लाया गया है। आपका आज का ये पहला छोटा सा न्यूज बनेगा जो आप 5 लाइन में लिखोगे, पेज नंबर 6 से, और बाकी 5 पेज कुछ नहीं था। पेज नंबर 7वां देखो, 7वें में एडवर्टीजमेंट है और कुछ नहीं है। अब ये क्या है ना कि हम लोग ये 7 पेज तो ऐसे ही निकल गए, वहां से एक छोटा सा न्यूज मिला हम लोगों को, और बाकी सब आप बिलीव करो, बाकी सारी चीजें हैं वो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं। अब बहुत सारे लोग तर्क करने बैठ जाएंगे, अरे पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं समझोगे तो नीतियां कैसे समझोगे। अरे भाई, हम समझ लेंगे नीतियों को। पॉलिटिकल इवेंट्स क्या होता है कि एक ही बार एक छोटी सी कहानी कह दी जाए तो कहानी में पिछले 30 दिनों का ड्रामा खत्म हो जाता है ना। अब मान लो कि बिहार इलेक्शन चल रहा है तो रोज नीतीश जी कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो तेजस्वी यादव स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो अन्य पार्टियां, तुम इसको पढ़ करके क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। आपका यूपीएससी का इससे क्या लेना देना है? कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग आपको समझाएंगे कि अरे पढ़ोगे तभी वहां की सामाजिक दशाओं को समझोगे, वहां के राजनीतिक दशाओं को समझोगे। आप कहो मुझे नहीं समझना है भैया, मुझे तो सीधे ये समझना है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो कैसे हुआ, इलेक्शन कमीशन के कौन कौन से पावर्स थे, कौन कौन से पावर्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ। मुझे तो ये समझना है कि जो स्टार कैंपेनर का कॉन्सेप्ट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, वो क्या था, और स्टार कैंपेनर का कॉन्सेप्ट कितना लीगल है, वैधानिक है, मुझे ये समझना है। मुझे ये नहीं समझना है कि नीतीश कुमार ने क्या कहा और तेजस्वी यादव ने क्या कहा और किसने कितना एम्प्लॉयमेंट का बात कर दिया, 10 लाख ये बोल दिया, 18 लाख वो बोल दिया, मोदी जी जाकर के क्या भाषण देकर के आए। ये हमारे यूपीएससी का विषय नहीं होता है। हमारा यूपीएससी का विषय होता है जब कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा और उस प्रदेश के लिए कुछ ऐसा यूनिक योजना लाएगा, मान लो स्त्री के विकास के लिए कोई यूनिक योजना लाता है और वो योजना का अनुसरण पूरा देश करता है, तो जब पूरा देश उसका अनुसरण करता है तब फिर जाकर के वो हाईलाइटेड हो जाता है और वो यूपीएससी का विषय बनेगा, न कि इस तरह का रोज का न्यूज इवेंट। आईपीएल का न्यूज कोई न्यूज है क्या? क्रिकेट का न्यूज और खेल का न्यूज क्या है? वो टाइम खराब करने वाली बात है, वो तो बस आप टाइम खराब कर रहे हो। अब देखो हम लोग आते हैं पेज नंबर 8, और पेज नंबर 8 पे बड़े ही गर्व से लिखा रहता है एडिटोरियल, और किसी भी न्यूज़पेपर का आत्मा यही है। बाकी सब न्यूज़ एंड इवेंट्स हैं, लेकिन अगर यहां पर किसी का चिंतन होगा, किसी का दर्शन होगा, किसी का विचार होगा, कोई वामपंथी होगा, कोई दक्षिणपंथी होगा, कोई केंद्रीय चिंतक होगा, सेंट्रलिस्ट होगा, तो ये सभी के विचार इसी पेज में, और कोई समसामयिक मुद्दे होंगे, कोई ज्वलंत मुद्दा होगा, उसी पे लिखा हुआ ये कॉलम यहां पर आता है। उस कॉलम में भी तुमको ये समझना है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। जैसे देखो यहां लिखा हुआ है इंडिया एंड बाइडेन नए प्रेसिडेंट, लिखा है यूएस पॉलिसी में बी मोर कंसिस्टेंसी विदाउट डिपेंडेंस ऑन पर्सनलाइज्ड समिट्स। इसका मतलब है कि जैसे ट्रंप ने मोदी से व्यक्तिगत संबंध था दोनों का, तो पर्सनलाइज समिट्स उसी को कह रहा है। पर्सनलाइज समिट्स मतलब जो मोदी और जो ट्रंप के बीच में जो व्यक्तिगत जो एक रिलेशनशिप था, उसके कारण जो समिट्स होते थे या जो विचार बनते थे। तो इसका कहना है कि बाइडेन के साथ वैसा पर्सनलाइज या व्यक्तिगत मुलाकात हो न हो, लेकिन उसके बिना भी यूएस पॉलिसी में भारत के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसा कि मान लो कि यूएस ने भारत की तरफ बहुत अपना बेंड दिखाया, अपना झुकाव दिखाया, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है यूएस के प्रोडक्ट का। दूसरा, यूएस एक डिफेंस का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, तो डिफेंस का बहुत बड़ा मार्केट भारत बन चुका है। तीसरा, चाइना को अगर कंट्रोल करना है, चाइना को अगर नियंत्रित करना है एज ए सुपर पावर ग्रो करने के लिए, तो बहुत बड़ी आवश्यकता है अमेरिका की कि वो भारत का सहयोग ले। भारत चाइना के बिल्कुल अगेंस्ट सेम पॉपुलेशन और लगभग सेम इकोनॉमी पे खड़ा एक राष्ट्र है, तो ये बहुत जरूरी है। फिर क्या है कि साउथ ईस्ट एशिया से अगर ट्रेड करना है, साउथ ईस्ट एशिया से अगर ट्रेड करना है, तो उसको इंडियन ओशन से निकलना ही होगा, और भारत उसका ट्रेडिंग पार्टनर हो सकता है कि उसके जहाज को रिफ्यूलिंग स्टेशंस
तेल भरना, उस वहाँ पे उसका डॉलर का एक्सचेंज, ये सब जो सिंगापुर में होता है वो यहाँ हो सकता है, भारत में भी हो सकता है। तो भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन सकता है, एक इकोनॉमिक अलायंस भी कर सकता है, आर्थिक शक्ति बन करके भी चीन के साथ, यूएस के साथ रह सकता है। और दक्षिण पूर्व एशिया की भू राजनीति पर भी भारत का प्रभाव है, और भारत का प्रभाव वेस्ट एशिया के एनर्जी क्राइसिस, जिसको हम लोग ऊर्जा संकट कह रहे हैं, कि ऊर्जा का सारा स्रोत वेस्ट एशिया है। तो जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो खजाना है हमारा छुपा हुआ वेस्ट एशिया में, अरब के देशों में, तो उन अरब देशों पे भी भारत का अपना एक प्रभाव है, एक व्यक्तित्व है, एक पूरा ऐतिहासिक लिंक है वहां से बना हुआ। तो भारत बहुत केंद्र में है अमेरिका के रिलेशनशिप में, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। क्या होता है कि अमेरिका शिफ्ट कर जाता है, कभी पाकिस्तान की तरफ उसका एक अप्रोच हो जाता है, तो उस कंडीशन में भारत रूस की तरफ झुकाव कर लेता है। तो ये जो पावर बैलेंस और पावर वैक्यूम का जो गेम चलते रहता है एक दूसरे को, ये गेम बंद होना चाहिए और ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए भारत अमेरिका के संबंधों में, वो भी व्यक्तिगत स्तर पे व्यवहार अगर समिट ना हो रहा हो तब भी वो होना चाहिए। तो इंडिया एंड बाइडेन के बारे में यूएस पॉलिसी पे एक आर्टिकल लिखा है, हम कहेंगे आपको ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं आएगा, ऐसा बस एक विचार सा इसमें आएगा। फिर है वॉक द टॉक, दूसरा आर्टिकल, इंडिया मस्ट इंश्योर रेगुलेटरी सर्टेनिटी वाइल सीकिंग टू वू ग्लोबल इन्वेस्टर। अब ये देखो, ग्लोबल इन्वेस्टर, भारत में एफडीआई एफआईआई कैसे आ रहा है, भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है, उसके ऊपर में ये है वॉक द टॉक कि रेगुलेटरी सर्टेनिटी। रेगुलेटरी का मतलब हुआ कि भारत में जो कानून हैं, जो अधिनियम बनते हैं, जो नियमावली हैं एफडीआई एफआईआई के, जो बाहर से कैपिटल का अंदर फ्लो के लिए जो नियम बने हुए हैं, उनमें कैसे और उसका रेगुलेशन बेहतर कैसे हो कि एफडीआई एफआईआई वगैरह बढ़ जाए। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। तो आज का हमारा अखबार में दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है वॉक द टॉक, और वॉक द टॉक से आप 4-5 की पॉइंट्स जरूर निकालो। पहला हमारा आर्टिकल क्या था, जो हमने एग्जॉटिक स्पीसीज की बात की, जो म्यांमार से भारत में असम में जू में आए हुए एग्जॉटिक मंकीज का वैरायटी था, वहां से आपको 5-10 लाइन लिखना है। और ये जो वॉक द टॉक आर्टिकल आया है वो रेगुलेटरी सर्टेनिटी पे आया है ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, और ये दूसरा आर्टिकल हमारा होगा। अब देखो इसी में हम देखते हैं, तो यूएस वोट इज अबाउट बिल्डिंग बैक बेटर, ये तो यूएस वोट के ऊपर में आर्टिकल आया हुआ है, ये भी किसी व्यक्ति का है, नारायण लक्ष्मण जी का आर्टिकल है, और इनका व्यक्तिगत मत है। इस तरह के आर्टिकल्स अभी 1 महीने लगातार आते रहेंगे, उसमें कुछ नहीं रहेगा, उसमें बस यही रहेगा, एक छोटी सी बात रहेगी कि जो नेशनलिस्ट अप्रोच था ट्रंप का वो कैसे गलत था, वो कैसे इनसेकुलर था, वो कैसे माइनॉरिटीज़ को मेन स्ट्रीम से अलग करता है, वो कैसे जो अल्पसंख्यक हैं उनको विलगाव करता है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद क्या है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, ये कैसे गलत है। इसी पे आर्टिकल्स आते रहेगा और ये पढ़ करके 1-2 महीने में पक जाओगे और कोई फायदा नहीं होगा, तो ये छोड़ दो। ये देखो फिर ये है टर्निंग द स्पॉटलाइट ऑन अमेरिकाज इलेक्शन कस्टोडियन। आप देखो कि सारे आर्टिकल्स अमेरिका के ऊपर में आ रहे हैं, अमेरिकन इलेक्शन पे आ रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका के ऊपर में इतने आर्टिकल्स पढ़ने से आईएएस में एक भी प्रश्न आएगा? जवाब दो, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अमेरिका में इलेक्टोरल का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो इलेक्टोरल प्रोसीजर है, जो वहां राष्ट्रपति चुनाव करने की जो मेथड है, जो विधि है, उससे भी उसको सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे वहां पे पॉइंट से सिस्टम से कैसे वोट होता है, डायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है, इसका कंपैरिजन करना ये यूपीएससी होगा। और रोज एक ही विचार सुनना कि ट्रंप ने ये गलती की और बिडेन ने ये किया और बाइडेन ये करेगा, इसको करने से क्या फायदा है। बाइडेन साहब जब पॉलिसी बनाएंगे, जब यूपीएससी का मेंस देने हम लोग जाएंगे, उस समय देख लेंगे कि क्या पॉलिसी बनी थी। आज टाइम खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग आपको समझाएंगे कि अरे ये सब पढ़ते रहने से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, कुछ नहीं होता है, टाइम खराब होता है। कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, ये कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं है, ये कोई मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स नहीं है जो इसको पढ़ करके और बिल्डअप करते रहना है। आपको कुछ नहीं करना है। एक कॉमन स्टूडेंट, एक कॉमन ह्यूमन माइंड, अगर उसको छोटी सी कहानी समझा दी जाए, अगर उसको 4 अच्छा लाइन लिखवा दिया जाए, उतना पढ़ करके ही वो समझ जाता है। ये कोई मैथमेटिक्स और फिजिक्स नहीं है ना। तो आप इसमें टाइम, मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम तुम्हारा, कि टाइम तुम्हारे पास 24 घंटा है, उसका इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हो,
उस टाइम का तुम निवेश कैसे कर रहे हो, कितने घंटे बकवास सोच रहे हो, कितने घंटे दूसरे को गाली गलौज कर रहे हो, कितने घंटे जल भुने बैठे हो, कितने घंटे तुमको खाना पसंद नहीं आ रहा है, कितने घंटे तक तुम अपने दोस्त से नाराज हो, कितने घंटे तक माँ बाप को कोस रहे हो, कितने घंटे तक अपने आर्थिक अभाव का रोना रो रहे हो, कितने घंटे तक टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम हो गया करियर व्हील में तो उसको उस पर झुंझलाए बैठे हो। अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट, अपनी भावना का इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो, अपने समय का इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है समझना आप लोगों को। और आप अगर ये समझ जाओगे, इसी तरह से हम आपके समय को बचाने के लिए अखबार उठा कर के आए हैं कि भाई अखबार में आपको पढ़ना क्या है। अब तक हमने सिर्फ 2 न्यूज कैप्चर किया है बस। अब इंग्लिश में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हो लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, कैसे पढ़ना हम बताएंगे आपको। अब देखो यहां पे आया है एक और आर्टिकल है, कोविड-19 क्लाइमेट एंड कार्बन न्यूट्रलिटी। ये आर्टिकल बहुत ही सुंदर आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल हमारा होगा आज के न्यूज़पेपर का, कोविड-19 क्लाइमेट एंड कार्बन न्यूट्रलिटी। इन द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड वी शुड मेक एफर्ट्स टू इंश्योर that the Z in GDP is not gross but green. ग्रीन जीडीपी की बात कर रहा है, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, कोविड-19 जैसे ये इंटरनेशनल एपिडेमिक की बात कर रहा है, महामारी की बात कर रहा है। ये आर्टिकल बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है और इस आर्टिकल में आपको कई पर्सपेक्टिव मिल रहे हैं। आप बताओ, जीडीपी की जगह कह रहा है कि जीडीपी में जो जी है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना लिख करके इन्होंने लिखने पर ग्रीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कैसे पृथ्वी को सेव द अर्थ, पृथ्वी को बचाने का जो मुहिम चल रहा है ना, ये जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और निर्वनीकरण और मृदा क्षरण, इस तरह के जो प्रदूषण, इस तरह की जो भीषण घटनाएं घट रही है औद्योगिक क्रांति के बाद, नगरीकरण क्रांति के बाद, जनसंख्या विस्फोट के बाद, तो ये जो सारी घटनाएं घट रही है उसके ऊपर जितने अर्थ समिट हुए हैं उन सब का निष्कर्ष कहीं न कहीं अब जाकर के यही बनने लगा है कि एपिडेमिक्स, कोविड-19 एपिडेमिक्स, क्लाइमेट चेंज और कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है, और उसमें फिर आकर के ये ग्रीन जीडीपी, इसकी बात की जा रही है। तो आपको ये समझना होगा, ये आर्टिकल भी जयराम नरेश ने लिखा है, जो कि बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट है, कांग्रेस के हैं लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और जयराम नरेश इन्वायरमेंटल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये उनका आर्टिकल लिखा हुआ है, इनके प्रति पूरी श्रद्धा रखते हुए आपको ये आर्टिकल पढ़ना होगा। और बहुत सुंदर बनाया हुआ आर्टिकल इन्होंने इकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम लिखा है, इकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम लिखा है। कल को यही एग्जामिनेशन में शब्द आ सकता है कि इकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम क्या है। वैसे सामान्य शब्द है, इक्विलिब्रियम होम्योस्टैटिक बैलेंस है ना, एक संतुलन है इकोसिस्टम में, उसको होम्योस्टैटिक बैलेंस कहते हैं, जो कि उस सिस्टम के, इकोसिस्टम के इंट्रोपी को, उसके विसंगतियों को, उसके एनर्जी फ्लो को, उसके न्यूट्रिएंट साइकिल को, उसमें जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, सबको मेंटेन करता है, सबका संतुलन बना करके रखता है। लेकिन उसी बैलेंस को कैसे ह्यूमन इंटरवेंशन से, मानव के कैसे हस्तक्षेप से वो सब खत्म हो रहा है, तो उसमें कैसे साम्यावस्था की जगह गैर साम्यावस्था की दशा आ रही है, और उसका कैसे निगेटिव फीडबैक आ रहा है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में कैसे नकारात्मक परिपुष्टि आ रही है, कैसे उसका, जैसे एसिड रेन क्या है, एसिड रेन है ना, ये हमारे क्लाइमेटिक सिस्टम का एक नकारात्मक परिपुष्टि है, प्रतिपुष्टि है, प्रतिपुष्टि फीडबैक है। उसी तरह से बहुत सारे निगेटिव फीडबैक्स आ रहे हैं, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया जी, तो क्या है, ये निगेटिव फीडबैक है पर्यावरण का, एसिड रेन निगेटिव फीडबैक है, ग्लोबल वार्मिंग निगेटिव फीडबैक हो रहा है। तो ये निगेटिव फीडबैक के कारण जो डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, उसी को ये कह रहा है इकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम, है ना। तो ये शब्दावली यहीं से लोग अब ग्रीन जीडीपी, इकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम और कार्बन न्यूट्रलिटी, ये जो पैंडेमिक, जो कोविड-19 है, इंटरनेशनल एपिडेमिक है, तो इसको पैंडेमिक बोलते हैं। तो पैंडेमिक पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड पर इसने लिखा है, ए बोल्डर मोर वर्थवाइल गोल। इन्होंने गोल सेटअप किया है कि आगे भविष्य में क्या करेंगे। तो एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ जयराम नरेश जी का आर्टिकल, ये आपका तीसरा आर्टिकल होगा जिसपे आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। और न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब होता है कि आप उसके शब्दावली को लिखो, आप उसमें लिखी गई अच्छी अच्छी बातों को की पॉइंट बना करके जरूर लिखो। तो आपका ये एक पेज में ये 3 आर्टिकल आपका समेट दोगे आप। और उसके बाद है
अर्णव गोस्वामी पे कुछ आया हुआ है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसमें प्रेस के फ्रीडम पे कोई बात हो सकती है, तो प्रेस का फ्रीडम और जो राइट टू एक्सप्रेशन या जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है जिसको आप कहते हो, तो ये सब चीज़ें और प्रेस के फ्रीडम पे डेमोक्रेसी का चौथा पिलर हमारा ये मीडिया होता है। तो इन सारी चीज़ों पे निरंतर आर्टिकल्स आते रहते हैं, अक्सर आर्टिकल्स आते रहते हैं, और हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो टीचर होंगे वो सब ये सब पढ़ा देंगे। तो अभी अर्णव गोस्वामी का एक केस स्टडी हो सकता है, लेकिन अर्णव गोस्वामी का कोई मूल विषय नहीं हो सकता है। मूल विषय तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंडिविजुअल राइट्स, इस पे जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रेस की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता किस हद तक होनी चाहिए, ये मूल विषय होगा जो हमारे टीचर पढ़ाएंगे आपको। उसके लिए अखबार में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर है स्ट्रेटजिक कंफर्ट विद द मालदीव। मालदीव्स में क्या डेवलपमेंट चल रहा है और मालदीव से हमारा क्या इंटरनेशनल रिलेशनशिप, कैसे क्या संबंध होगा। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो है वहाँ के गवर्नमेंट का, मालदीव गवर्नमेंट चेंज हुई है तो वहाँ पे इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। मालदीव में चाइना का भी इंटरवेंशन है। मालदीव में चाइना ने अपना स्ट्रेटेजिक पॉइंट बना रखा है, अपने सामरिक शक्ति को। आपने सुना होगा ना कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल आपने सुना होगा कि भारत के उप महाद्वीप के चारों तरफ चाइना कहीं कहीं अपना आर्मी का सेंटर बना रहा है। वहाँ पे वो अपना आर्मी का इंस्टॉलेशंस लगा रहा है, अपना इवन मिसाइल्स लगा रहा है, इसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की बात चल रही है, उसमें मालदीव भी एक सेंटर है। मालदीव ने भी चाइना को दिया हुआ है, लेकिन अभी मालदीव का शिफ्ट है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, क्योंकि मालदीव में अब्दुल कयूम गवर्नमेंट को इंदिरा गांधी ने इस्टेब्लिश किया था, और वहाँ पे डेमोक्रेसी और वहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, वहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट का हिंदी क्या होता है, जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो चाहते हैं कि धर्म के आधार पर ही सब शासन चलते रहे और धार्मिक बातों पे ही शासन चलते रहे, विज्ञान का महत्व ना हो, मानववाद का महत्व ना हो, वो खुद ही डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है, भेदभाव हो जाता है, भेदभाव होने लगता है। तो ये जो मालदीव का इशू है, इसको एक बार आप रीडिंग कर सकते हो, एक बार रीडिंग करने के लिए मैंने बोला। और उसमें इंडिया फर्स्ट पॉलिसी क्या है, वहाँ के जो सोली गवर्नमेंट है उसका क्या है, वो देखना पड़ेगा आपको। बस एक न्यूज़ की तरह इसको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। तुम देखे, फिर वही जो बाइडेन आ गया, फिर वही एमएलए अरेस्ट, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एमएलए के अरेस्ट पे कुछ आ गया। सब न्यूज़ इवेंट है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है आप लोगों को। फाइनली ग्रेट बनियान ट्री ब्रीथ्स ए फ्रेश, तेलंगाना's modern organic treatment brings green shoot in the centuries old tree। इसमें देखो, एक बनियान ट्री है तेलंगाना का, उसके ऊपर में रिपोर्ट आया हुआ है। अब ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित रिपोर्ट है, लेकिन इसका एक रीडिंग जरूर करना है आपको, और इसमें सिर्फ एक इवेंट के रूप में आपको याद रखना है। इस पर कोई आर्टिकल, कोई मुद्दा, कोई समकालीन समस्या, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इवेंट के रूप में याद रखना है कि तेलंगाना में मॉडर्न ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट के द्वारा कैसे पुराने जो बनियान ट्री हैं उसको पुनर्जीवित करने कैसे किया जा रहा है। तो एक तेलंगाना और जो मॉडर्न ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है वो क्या है, इसके विषय में थोड़ा जानने की आवश्यकता है। ये हमारा न्यूज़ नंबर 5 होगा पूरे अखबार से। अब इसके बाद है विक्ट्री फॉर इंडियन अमेरिकन्स, बाइडेन में रिलैक्स कर्ब ऑन H1B, जो वीसा, कमला विल स्पीक आउट ऑन राइट। ओके, कमला हैरिस पे सारा न्यूज़ आया हुआ है। मैंने पहले ही बता दिया कि ये बैप्टिस्ट क्रिश्चियन महिला है जिन्होंने बड़े गर्व से लिखती हैं, और इंडिया के ओरिजिन से इनका संबंध है, लेकिन वैसे जमैका की नेशनल थी पहले, ये इनके फादर थे। बिहार काउंटिंग इन 55 सेंटर्स, ये सब कुछ न्यूज़ नहीं पढ़ना है आपको। स्टोन्स थ्रोन एट असम कांग्रेस टीम नियर बॉर्डर, ये सब पत्थरबाजी होते रहता है। डिफेंस कॉलेज के ऊपर में कुछ आया हुआ है। फिर बाइडेन, फिर पैंडेमिक, उस पर क्या बोला है, ट्रम्प रिफ्यूजेस टू कंसीड। ओके, ये सब वैसे ही है। म्यांमार में पॉल हो रहा है, सू की इज एक्सपेक्टेड टू विन। वहाँ की जो सू की है, ये सू की यहीं पे LSR लेडी श्री राम कॉलेज हमारे दिल्ली में ही है, वहीं पे इन्होंने पढ़ाई किया था, तो वहीं से पढ़ी। कोई न्यूज़ नहीं है, बस बर्मा जा रहा है इलेक्शन में, इतना ही। रिजल्ट आएगा उसके बाद देखा जाएगा उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ विशेष नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रो इंडियन गवर्नमेंट है स्यू की का। तो स्यू की के मूवमेंट पे भारत ने बहुत मदद किया उनको,
20 से 30 वर्ष तक उनका संघर्ष चला है, उसमें भी वो बहुत मदद करते रही है। ओके, अब आप देखो, आफ्टर डिफीट कुछ न्यूज़ नहीं है, इसके बाद है कुछ न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, धवन और ये सब न्यूज़ आ गया। न्यूज़पेपर का डबल डिलाइट फॉर राहुल एंड ताजिल, ये सब खत्म। न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको बहुत ही कम टाइम इन्वेस्ट करना है। न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको मुश्किल से 1 घंटा का रोज़ टाइम लगाओ। और निष्कर्षतः हमने ये कहा कि जो समाचार होते हैं, जो न्यूज़ एंड इवेंट होते हैं, उनको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनके टच में तो आप रहोगे ही। आपको मूल क्या पढ़ना है, अगर कोई पॉलिसीज़ कोई नया निकल करके आ रहा है, कोई कमीशन का रिपोर्ट आ रहा है, कोई नई योजना बन रही है, कोई MOU साइन हुआ है, कोई इंटरनेशनल कमीशन ने कुछ बात कही है, कोई सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया हुआ है, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय विजिट हुआ है जिसमें कोई MOU या कुछ भी साइन हुआ हो, इस तरह का न्यूज़, या फिर इकोलॉजी से संबंधित, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित, नई नई प्रजातियां कहाँ पर कैसे, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज़ कैसे हो रहा है, प्रजातियों का संरक्षण कैसे हो रहा है, कौन कौन से नए शब्दावली आ रहे हैं, अर्थशास्त्र के कौन से शब्दावली आ रहे हैं, इकोलॉजी के, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पहला नंबर पे, दूसरे नंबर पे इकोनॉमी बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती है। इकोलॉजी वाला एक बार आएगा फिर गायब हो जाएगा, है ना, तो ध्यान रखना है। बनियान ट्री पे रोज़ थोड़े ना आर्टिकल आने वाला है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी को नंबर 1 पे रखो, नंबर 2 पे इकोनॉमी के न्यूज़ को रखो, और नंबर 3 पे आप जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स से संबंधित न्यूज़ होते हैं, इन 3 न्यूज़ को आप रेगुलर रोज अखबार से कुछ 2-3 आर्टिकल्स होंगे, उससे नोट डाउन करना है। यानी महीने का आपके पास 100 आर्टिकल नहीं, 100 न्यूज़ बनेगा, और पूरे साल में आपका 1200 न्यूज़ बन जाएगा। और यूपीएससी के कैलेंडर में 12 महीने का न्यूज़ बहुत ही सफिशिएंट होता है। ये काम आप अगर स्वयं करोगे तो आपको जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनसे भी बहुत मदद मिलेगी। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरा ये कहना है कि आपको न्यूज़पेपर में जो 3 घंटे 4 घंटे का इन्वेस्टमेंट करते हो, बहुत गलत करते हो। आप न्यूज़पेपर में जो घटनाक्रम पढ़ते हो, बहुत गलत करते हो। आपको मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि जो बिडेन का जो इलेक्शन चल रहा है, इस पर न्यूज़पेपर रंगा पड़ा है पिछले 20 दिन से, और आगे भी 20 दिन ये रंगा रहेगा। लेकिन हम लोग उसमें कुछ खास नहीं पढ़ेंगे, 2-4 चीज़ें समझने की होती है, बस वही बहुत है। ठीक है, आज के लिए न्यूज़पेपर के विषय में आपके लिए इतना ही। ठीक है, आप न्यूज़पेपर में इसी तरह से 2-3 चीज़ों को पिक करो। एक बार और रिपीट कर देते हैं, कुछ बच्चे नहीं सुन पाए होंगे, शायद कह रहे हैं बार बार। हिंदू अगर हार्ड लगता है तो वो हार्ड नहीं लगेगा एक समय के बाद। जो हार्ड लगता है वही बाद में मीठा होता है। जो पहले ही दिन मीठा लगे वो समझो कि वो तुम्हारे लिए जहर बन जाएगा। याद रखो इस बात को। जो हार्ड लग रहा है, देखो हम बीच बीच में कितने कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे डांट देते हैं, कैसे कड़े शब्दों को बोल देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि उसके लिए मन में कोई दुर्भावना है किसी के लिए। आपको बस ये समझना है कि न्यूज़पेपर में हमारा इन्वेस्टमेंट 45 मिनट से 1 घंटे का होगा। दूसरा, न्यूज़पेपर से हम कम से कम 3 से 4 आर्टिकल को नोट डाउन करेंगे। तीसरा, वो जो आर्टिकल होगा उसमें से की पॉइंट और की शब्दावली को निकालेंगे, बाकी चीज़ नहीं लेंगे। और पांचवा, कि जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स पे जो न्यूज़ चलता है वो सब न्यूज़ राजनीति से संबंधित और किसी का वक्तव्य है, किसी का विश्लेषण है, ये सब छोड़ देना है, ये सब कुछ नहीं करना है। बाकी लोग कहेंगे कि अरे तुम्हारे पर्सपेक्टिव का, तुम्हारे विचारधारा का, चिंतन का विकास होना चाहिए, तो बिल्कुल विकास नहीं होना चाहिए। कोई राजनीतिक चिंतन छात्रों का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग को न्यूट्रल होना है। हम लोगों को जो भी सरकार आएगी उस हर सरकार के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना है। ब्यूरोक्रेसी का काम होता है जो नीतियां बनती है उस नीतियों को समर्थन करना। ब्यूरोक्रेसी का काम ये नहीं होता है कि वो विद्रोही हो, वो कुछ लिखे उल्टा पुल्टा और हर सरकार की आलोचना करे। आलोचना करना यूपीएससी के स्टूडेंट्स को या पब्लिक सर्वेंट को बिल्कुल सूट नहीं करता है। आप किसी भी सरकारी नीति का आलोचना नहीं करोगे
आप किसी भी जो भी सरकार भारत में आएंगी या स्टेट लेवल पे आएंगी, आप उसकी अच्छी नीतियों का या भविष्य में संभावनाएं क्या है या कुछ सलाह क्या दे सकते हो, इन विषय पे आप सोचा करो, न कि वो गंदी राजनीति जो जाति और धर्म आधारित होती है उस पर बिल्कुल नहीं करना है। ओके। हाँ ठीक है, आपके करंट का पीडीएफ डाला जा चुका है। कुछ लोगों के वीडियो स्लो चलते हैं, क्या है प्रॉब्लम, वो तुम्हारा व्यक्तिगत प्रॉब्लम होता है, हमारे तरफ से डाला जा चुका होता है। और अब आपको हम ले चलते हैं अपने वेस्ट एशिया की दुनिया में, जहाँ पे ये मैप हमसे बड़ा नहीं हो रहा है। आज क्या हो गया, इनको हम दोबारा देखते हैं तो शायद ये बड़ा हो जाए। अब ये बड़ा हो लेंगे। ये रहा हमारा मैप और ये है हमारी, हमने कहाँ रख दिया, इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाओगे। कोई बात नहीं, कल क्लास जो सैटरडे को क्लास चला था उसमें दूसरा क्लास रजनीश जी का क्लास नहीं चला था। वो कुछ जो हमारे जो क्लरिकल लेवल पे लोग थे उन लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई, उनको लगा कि सिर्फ करंट का ही क्लास है, इसलिए नहीं चल पाया था। अब यहाँ आपको पॉलिटिकल मैप में आओ, हमने आपको भौतिक मैप करवाया था, है ना, हमने आपको वेस्ट एशिया का भौतिक मैप करवाया था। तो भौतिक मैप को एक बार रिवाइज करवाते हैं, उससे आपको संतुष्टि भी होगी और आपको अंदर से ताकत भी महसूस होगा। प्लस जो लोग नए आए हैं उनके लिए कि हम लोग विश्व के मानचित्र का अध्ययन कर रहे हैं, विश्व के भू राजनीति को समझ रहे हैं, विश्व के संसाधन को समझते हैं, विश्व के राजनीतिक तंत्र को भी समझने की कोशिश करते हैं मैप के माध्यम से। बहुत ही आधारिक और बेसिक क्लासेस चल रही हैं आपकी, और इसके बिना यूपीएससी संभव नहीं है। और अब आपको हम पूरा दृश्य दिखाते हैं, आप लोग भी रिवाइज करो। ये वेस्ट एशिया का जो भौतिक मैप है उसको मैंने पिछले क्लास में करवाया था। और हिंदी न्यूज़पेपर तो मत पढ़ो, दैनिक जागरण लोग कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा आर्टिकल्स नहीं आता है। इंग्लिश से हिंदी में मयंक आप उसको नोट डाउन नहीं करो, उसको हिंदी में लिख लो ना, आप हिंदी ट्रांसलेट कर लो, दोनों भाषा में लिख लो, बिल्कुल सही रहेगा भूपेंद्र। पीसीएस बैच को यूपीएससी में नहीं बदल रहे हैं। ओके, ओके, अब आप इसमें ध्यान से कुछ करते हैं। चलो लिखते हैं। देखो, हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी है, अभी ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है आपको, हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी है। ऐसे को आप हिंदी में लिख सकते हो। भरतवीर सिंह जी, आप अगर किसी डीके सर से पढ़ना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, पढ़िए उनसे, आप उनसे डायरेक्ट क्लास ले लीजिए, आप हमें सजेस्ट मत करिए, हमारे भी वो प्रिय हैं, लेकिन कोर्स का अपना एक डिज़ाइन होता है, उनके विषय आएंगे। इस तरह का कोई राजनीति यहाँ मत करो हमारे साथ। एनवायरनमेंट का स्पेशल बैच होगा, इसी में होगा,
भूगोल और आप मैगजीन इंग्लिश वाली अच्छी है, हिंदी वाली उतनी अच्छी नहीं है। हिंदी में अलग आर्टिकल आता है, इंग्लिश में अलग आर्टिकल आता है। अभी ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को ये समझना है कि जिस दिन तुमने समय को बचा लिया और समय को सही जगह निवेशित किया, उस दिन तुम अच्छा कुछ करने के मार्ग में चल निकलोगे। ओके, तो अभी ज़्यादा मैगजीन और ये सब कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय समय पर हम सबके विषय में बात करेंगे। एक दिन आपको समझाएंगे कि योजना मैगजीन कैसे पढ़ना है, और योजना मैगजीन में सिर्फ महीने में 2 दिन समय लगाना है, 28 दिन नहीं पढ़ते। ओके, बस आप आगे देखो। कोई प्रश्न मत पूछो योजना से और कुरुक्षेत्र से, ये सब सारे टीचर आएंगे, भाषण देंगे, आप सुनते रहोगे, ये भी पढ़ लो वो पढ़ लोगे। पागल मत बनो। जो जैसे बताया जा रहा है एक एक कदम फूंक फूंक करके काम करना है। लिखो, सॉरी, देखो एक बार फिजिकल मैप हम लोग करवाते हैं। सबसे पहले चलते हैं टर्की। टर्की के उत्तरी भाग में क्या है? उत्तरी भाग में एक पर्वत था जिसका नाम था कुजनेई एंडोलू। कुजनेई एंडोलू एक पर्वत है उत्तरी भाग में। और दक्षिणी भाग में क्या था? दक्षिणी भाग में था टॉरस पर्वत, TAURUS, कुजनेई एंडोलू और टॉरस। बीच में कौन सा पठार था? अनातोलिया। अनातोलिया का पठार। और टर्की के दक्षिण पूर्व भाग में एक लेक था। लेक का नाम क्या था? लेक वान। बस रिवाइज करना है आज थोड़ा सा। करंट अफेयर कितना पढ़ाना है ये मुझे पता है, तुम लोग क्यों सजेशन दे रहे हो? टर्की का है वो वान गोलू, ठीक है बिल्कुल, या उसको लेक वान भी कहते हैं। ओके, वेरी गुड। और अब चलते हैं ईरान के अंदर में। ईरान के उत्तरी भाग में एक पर्वत है। ईरान के उत्तरी भाग में भी एक पर्वत है, इल्ब्रुज। दक्षिणी भाग में भी एक पर्वत है, दक्षिणी भाग में भी एक पर्वत है। कौन सा है? राजीव रंजन हो रहा है। जैग्रोस। जैग्रोस पर्वत है। अब पूरा कंसंट्रेशन लगाओ, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, है ना। जैग्रोस पर्वत है, वेरी गुड। अब मुझे ये बता दो कि बीच में एक पठार है, उसका नाम है ईरानियन पठार, है ना। ईरानियन पठार में 2 मरुभूमि का नाम मैंने बताया था। पूर्व की तरफ है दस्ते लुत, पश्चिम की तरफ है दस्ते काबीर या ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट। दस्ते लुत, दस्ते काबीर, वेरी गुड, वेरी गुड। दीपक, आर्या, रिंकू, भूपेंद्र, अजय, सब सही जा रहे हो, बिल्कुल सही। और ईरान के पश्चिमी भाग में हमारा है एक झील, 2 झील देखना ईरान में। एक है लेक उर्मिया जो कि फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। और एक है हमारा दरियाए नमक, द ग्रेट सॉल्ट लेक, दरियाए नमक। तो 2 झील ईरान में, 2 पर्वत ईरान में, 2 मरुभूमि ईरान में। बहुत सुंदर है इतना पढ़ना, इतना जानना, वेरी गुड। अब चलते हैं और देखते हैं इराक में। इराक क्या है? तो इराक में 2 नदियां हैं, 2 नदियां हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस। दोनों नदियां टॉरस पर्वत से निकल रही हैं और दोनों के मध्य की भूमि को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया।
दजला और फुरात भी कहते हैं, लेकिन ऐसा यूपीएससी नहीं पूछेगी, दजला और फुरात नहीं पूछेगी। इसी के उत्तरी भाग में बेबीलोनिया की सभ्यता थी, बेबीलोनिया की सभ्यता थी। ओके, फिर चलना है हम लोगों को ईरान से निकल करके सीरिया की मरुभूमि है ना, सीरिया की मरुभूमि को देखना है। और सीरिया के बगल में लेबनान एक देश है, लेबनान एक देश है ना वहाँ पे, और लेबनान के पास इज़राइल है, फ़िलिस्तीन है। तो इज़राइल, फ़िलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ये जो देशों का एक क्लस्टर है, इस क्लस्टर को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देशों का क्लस्टर एक देखना बहुत ज़रूरी है। और वहीं पे इज़राइल के बगल में जॉर्डन है ना, आपके एटलस में, वेस्ट एशिया वाले एटलस में शो कर रहा होगा। आदित्य बिल्कुल शो कर रहा है, जॉर्डन है। तो ये वहाँ पे देखना है आपको, कुछ छोटे छोटे देशों का एक क्लस्टर है, उसको देखना है। जॉर्डन नदी है, जॉर्डन नदी जा रही है गल्फ ऑफ अकाबा के अंतर्गत। गल्फ ऑफ अकाबा में गल्फ ऑफ अकाबा में जाना है आपको, देखना है जॉर्डन नदी कैसे जा रही है। अब जॉर्डन नदी जो अगर आप दिख रहा है तो वहाँ पर आपको डेड सी दिख रहा होगा, मृत सागर दिख रहा होगा। क्या आपने मृत सागर देखा? आपने डेड सी ढूंढा? ओके, वेरी गुड। आपको अगर डेड सी मिल जाता है तो ये बहुत मज़ा आएगा। आदित्य बिल्कुल शो कर रहा है। उर्मिया लेक जो फ्रेश वाटर का है वो टर्की में है या ईरान में है, एक बार कंफर्म करो तो, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है शायद। शायद टर्की में है या ईरान में है, एक बार एटलस देख करके बताओ। ये क्या हो रहा है? कुछ लोग टर्की लिख रहा है, कुछ लोग ईरान लिख रहा है। देख करके बताओ, जो एटलस दिखा रहा है वही सही है। फिफ्टी % लोग ईरान लिख रहे हैं, 50% टर्की लिख रहे हैं। अरे 100% ईरान में है भाई। कुछ लोग कैसे एटलस देख रहे हो, कौन सा एटलस देख रहे हो? ऑक्सफोर्ड में देखो। चलो आगे चलते हैं, विवाद को खत्म किया जाए। डेड सी आपने देखा? ओके, ईरान है, ईरान। आगे चलो, तुम लोग विवाद करते रहते हो आपस में, लिखते रहते हो उल्टा पुल्टा। ओके, ईरान में है। आगे आगे देखो, डेड सी आपने देखा, तो अब देखना है कि डेड सी का नाम डेड सी क्यों है। डेड सी की लवणता
240 है, यानी वहाँ के 1 किलो जल में 240 ग्राम लवण घुला हुआ है। तो इतनी ज़्यादा लवणता के कारण वहाँ के जल में कोई भी जीव बिल्कुल जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए उसको डेड सी कहते हैं। कुछ वहाँ पर शैवाल और प्लवक भी जीवित नहीं रहते हैं, कोई मछली मत्स्यवर्गीय जीव जीवित नहीं है, सिर्फ कुछ बैक्टीरिया है जो कि वहाँ के मड में प्राप्त होते हैं, वहाँ के मड में मिलता है। ओके, आपको ये याद रखना है कि डेड सी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर जीव प्राप्त नहीं होते। दूसरा, डेड सी की आकृति निरंतर छोटी हो रही है, ये भी याद रखना है। डेड सी निरंतर छोटी हो रही है क्योंकि उसका पानी धीरे धीरे करके सूख रहा है ना, तो उसकी लवणता में भी वृद्धि हो रही है, वाष्पीकरण हो रहा है। और डेड सी के चारों तरफ एक प्रकार का मड मिलता है, चिकनी मिट्टी मिलती है, क्ले मिलता है। उस क्ले को लोग अपने पूरे शरीर पे लपेट करके और घंटों वहाँ लेक के पास बैठे रहते हैं। उससे मानते हैं लोग कि उससे बहुत तरह का रोग नहीं होता है, ये मान्यता है। और डेड सी के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे अगर आप तैरने नहीं भी आता है तब भी आप तैरते रहोगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि डेड सी की लवणता इतनी अधिक है, उसका घनत्व इतना अधिक है कि आपका भार जल के घनत्व से कम हो जाएगा और आप वहाँ पे उत्प्लावित हो जाओगे। तो डेड सी में जो लोग जाते हैं वहाँ वो लोग सिर्फ वो लोग सिर्फ घूमते रहते, तैरते रहते हैं, उत्प्लावित रहते हैं, वो डूबते नहीं हैं। जॉर्डन नदी अब दिखाते हैं लकी भाई। ओके, अब आप डेड सी के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं उनको देख करके बताओ। एक तो जॉर्डन है, जेरूसलम कोई देश नहीं है। उर्मिया झील टर्की में शो कर रहा है, लगातार स्टूडेंट लिख रहे हैं, तो कंफर्म करना पड़ेगा। ओके, अब आप देखो कि जॉर्डन, इजराइल, क्या सीरिया की सीमा डेड सी से मिलती है? फिलिस्तीन की सीमा मिलती है? डेड सी लोएस्ट पॉइंट है, डेड सी लोएस्ट पॉइंट है। लगभग 408 मीटर नीचे है समुद्र तल से। देखो ये जो गल्फ ऑफ अकाबा है, इसमें जो नदी आ रही है यही है तुम्हारी जॉर्डन रिवर, जो गल्फ ऑफ अकाबा में आ रही है, जॉर्डन रिवर है। और ये तुम्हारा जॉर्डन है, ये हमारा डेड सी का एरिया है ये। और डेड सी में इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन ये देश आएंगे, सीरिया नहीं आएगा। जॉर्डन, फिलिस्तीन और सीरिया ये 3 देश आएंगे। बहुत अच्छा। ओके, अब चलते हैं हम लोग सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया में 2 डेजर्ट था, याद होगा आपको, अन-नाफूद और रबल खाली। सीरिया नहीं होगा, अन-नाफूद और रब अल खाली, अन-नाफूद और रबल खाली, बिल्कुल सही। ये 2 विशाल डेजर्ट है।
इसके साथ ही रेड सी के तट पर एक पर्वत था, असीरिया, असीर पर्वत, हेजाज और असीर। तो यहाँ पे देखो ये हेजाज पर्वत था और यहाँ पर ये असीर पर्वत है ना। यहीं पे देखो ये पवित्र स्थल मक्का या मेक्का, ये पवित्र स्थल मेक्का यहाँ पर है। मदीना उससे ऊपर है, यहाँ देखो मदीना है। तो मदीना और मक्का और जिद्दा यहाँ पे पोर्ट है, बहुत ही बड़ा और सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से जिद्दा यहाँ पे बहुत ही एक शक्तिशाली बंदरगाह है, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबसे बड़ा हवाई स्ट्रिप बना रखा है। तो जिद्दा पोर्ट टोटली अमेरिका के पास है, अमेरिका इसका यूज करता है ना। यहाँ देखो ये मैंने बताया था, ये है तुम्हारा रबल खाली डेजर्ट, और यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं अन-नाफूद डेजर्ट ऊपर में है। रियाद कैपिटल यहाँ पर है, सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद। तो ये सऊदी अरेबिया का पूरा दृश्य आप देखो। इज़राइल में अगर हम चलते हैं तो इज़राइल है इस तरह से बना हुआ, इज़राइल इस तरह से बना हुआ है, और यहाँ पर इस तरह से सीरिया है, ये लेबनान है, ये एल है लेबनान, ये एस है सीरिया, और ये है तुम्हारा इज़राइल, ये आई है इज़राइल, और इज़राइल के जस्ट बगल में यहाँ पे जे है जॉर्डन। अब तुमको ये समझना है कि जो इज़राइल के नीचे का भाग है, यानी जो ये भाग यहाँ पर इस तरह से बनता है, ये है सिनाई। ये सिनाई प्रायद्वीप है जो कि इजिप्ट का है, ये इजिप्ट का भाग है सिनाई, है ना। तो ये सिनाई है एशिया में, लेकिन अफ्रीकी महादेश के एक राष्ट्र इजिप्ट का भाग है। तो ये सिनाई है। अब यहीं पर ये जो पार्ट है यही गाजा स्ट्रिप कहलाता है, ये गाजा स्ट्रिप का भाग है। ये भाग जो है ये गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप का ये भाग है। ये है तुम्हारा गाजा स्ट्रिप, ये यहाँ पे लिख लो गाजा स्ट्रिप है ये। और ये जो जॉर्डन नदी यहाँ पे आ रही है, जॉर्डन नदी जो रिवर है आर डॉट, तो ये जो भाग है यहाँ पर, ये भाग कहलाता है वेस्ट बैंक। ये तुम्हारा वेस्ट बैंक। तो सिनाई, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, और फिर जो जेरूसलम है वो यहीं पे जो पैलेस्टीनियन वाला भाग है उसी के पास जेरूसलम है। हमारा मैप थोड़ा सा ऊपर हो गया है, पहले यहाँ दिखा दें कि ये जो भाग है सीरिया के अंदर में जो आ रहा है क्रॉस वाला, यही है तुम्हारा गोलान हाइट्स, GOLAN, गोलान हाइट्स। मैंने पहले भी बताया था वैसे तो ये गोलान हाइट्स का एरिया है सीरिया से लगा हुआ। और वेस्ट बैंक हो गया, गाजा स्ट्रिप हो गया, गोलान हाइट्स हो गया। अब है जेरूसलम का लोकेशन और वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक तो मैंने आपको दिखा ही दिया, और जेरूसलम इसी वेस्ट बैंक के बिल्कुल लगभग सेंटर में, ये जो पॉइंट यहाँ पर है यही है तुम्हारा जेरूसलम। जेरूसलम। अब इज़राइल यहाँ पर एक देश है, आई जो मैंने लिखा है इज़राइल एक देश है। तो इज़राइल ने पहले सिनाई को भी, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स, ये सब पे कब्जा कर लिया था अपने एरिया के रूप में, लेकिन सिनाई को इजिप्ट को वापस दे दिया है, गोलान हाइट्स को सीरिया को वापस दे दिया है एक समझौते के तहत। उसके बाद ये फिलिस्तीन के साथ इसका वेस्ट बैंक पे और गाजा स्ट्रिप पे कंट्रोवर्सी जारी है। और वेस्ट बैंक तो सबसे ज़्यादा विवाद का विषय यही दोनों रह गया है। इसका क्या समाधान निकलेगा भविष्य के गर्भ में है। ओके।
ये जो गाजा स्ट्रिप एक एरिया के रूप में यहाँ पर है, मैंने आपको पहले बता दिया, गाजा स्ट्रिप इधर है, भूमध्य सागर के पास में गाजा स्ट्रिप है। ये पूरा ही गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप यहाँ पे एक सेंटर भी है, एक सिटी का भी नाम है। गाजा स्ट्रिप एक शहर है जो कि इधर है, थोड़ा सा तट से हट करके है। और ये जो पूरा डॉटेड एरिया है ये गाजा स्ट्रिप है। ये मैंने पहले आपको बताया था, गाजा स्ट्रिप भूमध्य सागर के पास। ओके, अब आपको चलना है और वेस्ट एशिया के राजनीतिक मैप पर एक बार चक्कर लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ के संसाधन और इंडस्ट्री और बहुत थोड़ा लिखना होगा। ओके, मॉडल आंसर यहाँ से बनेगा। तो आप सबसे पहले चलिए टर्की, और टर्की के विषय में लिखिए टर्की या तुर्की, और तुर्की के विषय में लिखिए। लिखो टर्की को, टर्की यहां पे है, टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहते हैं। सिक मैन ऑफ यूरोप कहते हैं। यूरोप का बीमार देश कहते हैं। यूरोप का बीमार देश कहते हैं। यूरोप के क्यों कहते हैं? लिखो क्यों कहते हैं, कारण। कारण नंबर 1 लिखो, टर्की यूरोपीय महादेश में 10%, जबकि एशिया महादेश में 90% से अधिक अवस्थित है। नब्बे प्रतिशत से अधिक एशिया में है। दूसरा, यूरोप में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, जबकि टर्की में इस्लामिक स्टेट है। गाजा स्ट्रिप मेडिटेरेनियन सी के पास है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, आज भी बता रहे हैं, लेकिन गाजा स्ट्रिप एक और भी पॉइंट है। आप देखो यहाँ पे इस मैप में अगर आप देखोगे तो इसमें गाजा स्ट्रिप कहीं तो दिया था शायद। देखो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप, यहाँ थोड़ा सा ये जो गाजा स्ट्रिप एक पॉइंट भी दिया हुआ है। गाजा स्ट्रिप एक जगह भी है और गाजा स्ट्रिप यहाँ पे पट्टी भी है वेस्ट एशिया के पास। ये पट्टी है ना, ये तट के पास गाजा स्ट्रिप, पहले ही बताया हुआ था आपको। हाँ, फिर लिखो, फिर देखो आप, सिक मैन ऑफ यूरोप क्यों कहते हैं? क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। तीसरा लिखो, वो आर्थिक रूप से यूरोप से पिछड़ा है। आर्थिक रूप से यूरोप से पिछड़ा है। लेकिन जो सबसे मूल कारण है वो क्या है, अब बताते हैं। साइप्रस
साइप्रस जो एक यहाँ देश है जिसकी राजधानी निकोसिया है, तो साइप्रस के उत्तरी भाग पर टर्की ने कब्जा कर रखा है। साइप्रस के उत्तरी भाग पर टर्की ने अपना उपनिवेश बना रखा है। इस कारण से भी यूरोपियन यूनियन टर्की का विरोध करती रही है पारंपरिक रूप से कि साइप्रस के इस भाग को आप छोड़ दो, है ना। तो ये भी एक विवाद का विषय है। नॉर्दर्न साइप्रस की जो समस्या है आपको आईआर में लोग पढ़ाएंगे। ओके, इसके बाद आपको चलना है अब टर्की के, लिखो अगला टर्की के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कैपिटल अंकारा है, सबको मालूम है। यहाँ इस्तांबुल जो मैंने आपको बताया था, इस्तांबुल, यहाँ देखो इस्तांबुल सिटी बॉस्फोरस स्ट्रेट के पास, यहाँ पर इस्तांबुल है, बॉस्फोरस स्ट्रेट है, और ये जो है ये सी ऑफ मारमारा है। यहाँ जो सी ऑफ मारमारा आप देख रहे हो, उसके बाद ये है हमारा डार्डेनलिस यहाँ पे डार्डेनलिस स्ट्रेट है। तो ब्लैक सी से इंटर करेंगे तो बॉस्फोरस, उसके बाद सी ऑफ मारमारा, उसके बाद डार्डेनलिस, उसके बाद एजियन सी में प्रवेश करेंगे। तो ये जो इस्तांबुल है ये डिवाइडेड सिटी है, दो भाग में बटा हुआ है, थोड़ा सा यूरोप, थोड़ा सा मैंने कल आपको बताया था। और सबसे जो टर्की की महत्वपूर्ण जो पोर्ट है वो यहाँ देखो इजमीर है। इजमीर अभी भूकंप के कारण भी न्यूज़ में था, इजमीर है। यहाँ देखो लेक वान है, जो हमने आपको बताया, लेक वान पूर्वी भाग में टर्की के। और यही लेक उर्मिया है, जो साफ ईरान के अंदर में है और टैब्रिज सिटी के पास में है। टैब्रिज देखो यहाँ पे रेल रोड जंक्शन बहुत बड़ा है टैब्रिज। तो ये टैब्रिज सिटी, लेक उर्मिया, ये सब ईरान का भाग है। आप लोग पता नहीं कैसे एटलस देखते हो कि टर्की दिखते रहता है। और ये लेक वान टर्की के अंदर में है। बाकी जो भी सिटीज़ हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। एंटालिया यहाँ है ना, एंटालिया एक और बंदरगाह है। तो एंटालिया को, इजमीर को, इस्तांबुल को और अंकारा को, ये जो कैपिटल सिटी है अंकारा, इसको याद रखना है। बाकी टर्की में मैंने आपको बता ही दिया था, अंगोरा गोट्स है, मोहैर वूल मिलता है। तो टर्की के विषय में इतना ज्ञान काफ़ी है। और टर्की की सीमा आप देख लो तो ब्लैक सी से भी काफ़ी मिला हुआ है, ये ब्लैक सी से काफ़ी लंबा है। फिर यहाँ देखोगे तो ये मेडिटेरेनियन सी में भी ज़्यादा है, इसका कोस्ट लाइन है, बहुत ज़्यादा लंबा है मेडिटेरेनियन सी पे। तो टर्की का एक बहुत अच्छा जियोपॉलिटिकल लोकेशन है। यहाँ पे पहले जो अम्पायर था वो मैंने आपको बताया था, ओटोमैन अम्पायर था, जो बहुत समृद्ध अम्पायर था। उसका विनाश अबू बकर ने कैसे किया था वो। तो एक बड़ा महान सिविलाइजेशन का पार्ट टर्की रहा है। ओके, अब आप लोगों को चलना है ईरान के अंदर में। तो ईरान में आप आइए, अब ईरान के विषय में कुछ बताएंगे आपको। देखो ईरान का टाइटल बनाओ ईरान का। ईरान में पूर्वी भाग में जहेदान है, ये देखो ये रहा जहेदान, पहला सिटी जहेदान लोकेट करना है। यहीं पे रेलवे जंक्शन बन रहा है, ये जो भारत भी यहीं से कनेक्ट होगा। तो जहेदान रेलवे जंक्शन बन रहा है। यहाँ पर आप लिखते जाओ, जहेदान रेलवे जंक्शन के रूप में डेवलप हो रहा है, जो कि साउथ एशिया को जोड़ेगा वेस्ट एशिया से। और जहेदान जाकर के जुड़ा हुआ है किरमान, इप्सान, अराक और फिर तेहरान भी इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जाकर के सीधे टैब्रिज में मिलता है, ये टैब्रिज में मिलता है। और टैब्रिज से जाकर के फिर ये येरेवान और आगे जाएगा ये रेल मार्ग। तो भारत से आप ट्रेन पकड़ करके यूरोप भी जा सकते हो। ये पहले से ही ट्रेन यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है, जहेदान टू टैब्रिज ट्रेन रेल मार्ग बना हुआ है। समस्या है ये पाकिस्तान के बीच में। तो रेल मार्ग
भारत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे उस रेल को जोड़ने की बात चल रही है। तो जहेदान टू टैब्रिज, जो लेक उर्मिया के पास है टैब्रिज, ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है वहाँ का, इसको याद रखना है। यहाँ दिख रहा है मुझे किरमान। अब किरमान के विषय में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। पश्चिम एशिया में कई सभ्यताओं और कई धर्म पहले हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये जो किरमान है, ये किरमान, और एक सिटी और यहाँ पर है येज़्ड, YEZD, आपको लिखना है। ये दोनों जो सिटीज़ हैं ये सिटीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि ये सेंटर थे जोरास्ट्रियनिज्म का। ये जो एंशिएंट सिविलाइजेशन था उसका एक कल्चरल हार्ट था, सांस्कृतिक केंद्र था। इसको ऐसे लिख लो, ये सांस्कृतिक केंद्र था किरमान और येज, ये दोनों सेंटर था। जरथुष्ट्र आपने सुना होगा, जरथुष्ट्र धर्म था। और यहां पर जो ज़ेंदा अवस्था जो धर्म ग्रंथ लिखी गई थी वो किरमान में ही लिखी गई थी। तो किरमान एक ऐतिहासिक केंद्र है। यहाँ पर किरमान और येज 2 नगरों को जानना है। आपने लिख लिया होगा। यहाँ पे देखो है शिराज। शिराज को कहते हैं कल्चरल कैपिटल ऑफ ईरान। शिराज कहलाता है कल्चरल कैपिटल ऑफ ईरान। ईरान का कल्चरल कैपिटल है शिराज। तो ये शिराज को भी याद रखो। शिराज है कल्चरल कैपिटल, ईरान का सांस्कृतिक राजधानी है शिराज, कल्चरल कैपिटल। तो ये हमारा शिराज हो गया। अब ईरान में हम लोग देखते हैं तो तेहरान वहाँ की कैपिटल हो गया। ये तेहरान कैपिटल है। अब देखते हैं कि तेल के कुआं कहाँ कहाँ हैं, सबसे अधिक तेल कूप कहाँ मिलते हैं, तेल कूप के भंडार कहाँ कहाँ पे हैं। तो हम लोग अब तेल कूप के भंडार को देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये है बंदर अब्बास, पूरे पर्सियन गल्फ वाला जो एरिया है, बंदर अब्बास, बुशेर और आबादान, ये 3 सबसे बड़ा सेंटर है पेट्रोलियम का। आबादान, बुशेर और बंदर अब्बास, ये आपको याद करके रखना होगा। और पूरी दुनिया का लगभग 6% पेट्रोलियम ईरान में मिलता है। 6% पेट्रोलियम ईरान में मिलता है। ईरान में 1978-79 में एक घटना घटी। इस घटना को कहते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन। 78-79 में एक घटना घटी थी, उसका कहते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन। इस्लामिक क्रांति यहाँ पे हुई। और यहाँ के जो धर्म गुरु थे खुमैनी ने यहाँ के शासन पे कब्जा कर लिया। अब इसको समझना है कि ईरान पे जो धार्मिक धर्मावलंबी हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, वो ईरान पे शासन करते हैं। और पूरा मिलिट्री कमांड, सैन्य शक्ति धर्मगुरु के हाथ में चला गया। इसका मतलब यह है कि भारत में अगर शंकराचार्य, चारों मठ के शंकराचार्य जो हैं उसमें से एक श्रेष्ठ मठ माना जाता है, तो हमारे यहाँ शंकराचार्य अगर हमारे आर्मी का नेतृत्व करें, यही कहानी ईरान की है। लोगों को अपने विषय में जब ये चीज़ें समझ में आने लगती है कि भाई हमारे यहाँ शंकराचार्य का रूल हो जाएगा तो कैसा होगा, तब उनको ये उसी आधार पे समझना चाहिए कि ईरान में सही हो रहा है या गलत हो रहा है, न कि अंधे की तरह और न कि बिल्कुल किसी भावनात्मक व्यक्ति की तरह सोचना चाहिए। क्योंकि धर्म गुरु आकर के क्या समझाएंगे आपको? वो न्यूक्लियर साइंस डेवलप करवाएंगे,
वो अन्न का उत्पादन हो रहा है, उस पर टैक्स लेंगे, वो सब करेंगे, वो सब, लेकिन वो कोशिश यही करेंगे कि जो हजारों साल पहले किताबें लिखी गई है उसी के शब्द को कैसे स्थापित करें, क्योंकि उनके अनुसार वही सबसे स्वर्णिम शब्द होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे साइंस बदलते जा रहा है वैसे वैसे सब कुछ चेंज होते जा रहा है, और हर कॉन्सेप्ट, जो धर्म की बातें, हर धर्म में जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सब ध्वस्त होते जा रही हैं। अब ये बात अंधों को समझ में नहीं आती है, क्या करोगे। 78-79 इस्लामिक रिवॉल्यूशन, और वहाँ पे आयतुल्ला खुमैनी के पास पावर चला गया। आज भी ईरान एक इस्लामिक स्टेट है। अब ईरान में जो मुस्लिम रहते हैं वो शिया हैं। आपको बेसिक ये सब ध्यान में रखना है। ईरान शिया मेजॉरिटी का है। शिया और सुन्नी दो सेक्ट होते हैं ना इस्लाम में, तो शिया लोग हैं ईरान में, शिया धर्म को मानने वाले लोग हैं। और इराक जो यहाँ पर है यह भी शिया है, यह भी शिया है। कुछ लोग सोचते हैं कि इराक सुन्नी होगा, बिल्कुल नहीं। जो अरब है ये सुन्नी है, लेकिन शिया मेजॉरिटी है इराक में भी और ईरान में भी। ये पूरा शिया का बेल्ट है, ये पूरा शिया का बेल्ट है। सीरिया के भी बड़े भाग में शिया रहते हैं। ओके, तो ये ईरान शिया डोमिनेटेड पॉपुलेशन है यहाँ पर। अब यहाँ पे हमने 3 पेट्रोलियम फील्ड आपको दिखा दिया, आप उसको देखो। तेहरान है, टैब्रिज है। ईरान के विषय में इतना जानकारी आपके लिए बेसिक लेवल पे काफ़ी है। ईरान पेट्रोलियम के कारण रिच बना हुआ है, उसके पास संसाधन है, वो एक्सपोर्ट करता है, भारत को एक्सपोर्ट करता है बड़ी मात्रा में, और उसके कारण उसका जो अंतर्राष्ट्रीय करेंसी उसके पास बहुत रहता है, डॉलर्स बहुत रहता है। तो और ईरान में देखोगे तो पर कैपिटा इनकम भी लगभग $10,000 प्रति व्यक्ति के आसपास में पर कैपिटा इनकम भी ईरान का बनता है। तो ईरान एक तरह से समृद्ध देश है। और ईरान एकमात्र देश है वेस्ट एशिया का जिसका जो कैस्पियन का जो भाग है, ये इस भाग में अच्छी खासी खेती होती है। यहाँ पे कृषि प्रणाली विकसित है और यहाँ पर गेहूं और कपास की खेती होती है। गेहूं और कपास का क्षेत्र है ये कैस्पियन का जो बेल्ट है। याद रखना है इसको कि ईरान कृषि में भी बेहतर है बाकी देशों से, और कैस्पियन के किनारे वाले क्षेत्र में वहाँ पर गेहूं और कपास की खेती होती है। ईरान ने एक सिंचाई पद्धति बनाई है जिसका नाम है कनात इरिगेशन। यहाँ पर कनात, या इसको कहते हैं गनात भी कहते हैं, गनात भी कहते हैं, गनात सिंचाई तंत्र है, इसको भी याद रखना है। ये गनात इरिगेशन सिस्टम क्या है? पाइपलाइन से इरिगेशन करना और बड़े बड़े पाइप को मरुभूमि के क्षेत्र में उसका विस्तार करना, उस पाइप के थ्रू पानी को पौधे के जड़ों में पहुंचाना। एक तरह का ये ड्रिप इरिगेशन ही है, एक तरह का ये टपक सिंचाई जैसा ही होता है, लेकिन इसमें पाइपलाइन के थ्रू, बड़े बड़े लोहे के पाइप के थ्रू पानी को खेतों में पहुंचाया जाता है। ये बहुत अद्भुत है। और मरुभूमि में भी ग्रीन रिवोल्यूशन ये आता है। डेड सी यहाँ पर है, बार बार पूछ रहा है डेड सी कहाँ है। ये देखो, ये रहा डेड सी, ये डेड सी यहाँ पर है लिखा हुआ। जॉर्डन और इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में छोटा सा है ना ये डेड सी, ज़्यादा बड़ा दिखेगा नहीं आपको। आप यहाँ पे आओ वापस। गेहूं कपास, कनात इरिगेशन, कनात या गनात सिंचाई पद्धति, कुछ नहीं भूलना है आपको, याद रखना है। अब इस सिंचाई पद्धति के विषय में आपको हम बताते हैं और डिटेल से। गनात इरिगेशन क्या है, कनात इरिगेशन क्या है, भारत में गनात या कनात इरिगेशन का क्या उपयोगिता है, कनात इरिगेशन में जल को कैसे संरक्षित किया जाता है और रेगिस्तान में कैसे हरित क्रांति लाई जा सकती है। भारत का भी एक भाग रेगिस्तान है, तो वहाँ कैसे हरित क्रांति हो सकती है। तो आपको इस विषय में थोड़ा एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। आपने इज़राइल का नाम तो सुना होगा। तो इज़राइल एक ऐसा देश है जहाँ के पश्चिमी भाग में मरुभूमि थी जिसका नाम है नुगेव डेजर्ट। ये नुगेव डेजर्ट है इज़राइल के पश्चिमी भाग में। ये हमारा इज़राइल है, तो इज़राइल के पश्चिमी भाग में, ये तो गाजा स्ट्रिप था, ये इज़राइल के पश्चिमी भाग में ये नुगेव डेजर्ट है।
यही निगेव डेजर्ट है। जॉर्डन से जहाँ सीमा सटती है वहाँ NUGEV निगेव डेजर्ट था। यहाँ पर इसी कनात इरिगेशन से हरित क्रांति आ गई है, हरित क्रांति आ गई है। और यहाँ पे इज़राइल में अन्न का उत्पादन और चारों तरफ हरियाली बिल्कुल फैली हुई और अद्भुत देश है इज़राइल, खूबसूरती में और लोगों के एटीट्यूड में और टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में इज़राइल। मुश्किल से यहाँ पर इतने बड़े इज़राइल में 55 लाख यहूदियों की जनसंख्या है और इतने छोटे से स्ट्राइप में फ़िलिस्तीनियों की जनसंख्या जो कि अरब मूल के हैं, अरब मूल के फ़िलिस्तीनियों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, इजरायलियों से ज़्यादा इनकी जनसंख्या हो चुकी है। तो ये यहाँ पे एक जोन ऑफ कन्फ्लिक्ट बना हुआ है। इस कन्फ्लिक्ट के विषय में हम बात करेंगे। पहले ईरान को देख लेते हैं। ईरान का कनात इरिगेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं ईरान के बाद इराक के अंदर में चलते हैं। इराक भी बहुत इंपॉर्टेंट देश है वेस्ट एशिया का, और इराक में एक सद्दाम हुसैन हुआ करते थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। सद्दाम हुसैन भारत के अच्छे मित्र थे और इराक भारत के लिए काफ़ी फेवरेबल स्टेट रहा है, शुरू से रहा है, क्योंकि इराक का जो गठबंधन है ना वो रूस के साथ रहा है, पहले भी रहा है, रूस के साथ जुड़ा हुआ इराक देश रहा है। तो इराक, रूस, भारत ये सब एक गठबंधन बना करके जो रशियन फेडरेशन था जो कि USSR कहलाता था, उस समय की एक कहानी है। अब देखो यहाँ पे इराक के विषय में समझने की कोशिश करो कि इराक का एक बड़ा भूभाग है, लेकिन तट के पास आने के बाद जैसे ही तट पे पहुंचोगे तो यहाँ पे इराक बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। यानी कि पर्शियन गल्फ में इराक का जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद है और छोटा सा भाग है यहाँ पे। ये देखो बस पॉइंट है जहाँ पे वो पानी को टच कर रहा है, पर्शियन गल्फ को टच कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ये सद्दाम हुसैन साहब है, मान लिया सद्दाम हुसैन साहब हैं ये, तो ये सोचते रहते थे कि भाई अगर ईरान का ये आबादान पार्ट हमारे कब्जे में आ जाए और कुवैत का ये भाग हमारे कब्जे में आ जाए तो पहला काम क्या होगा कि पर्शियन गल्फ का एक बड़ा क्षेत्र हमको मिल जाता है जो कि विश्व व्यापार में बहुत मदद करेगा। पहला उद्देश्य था सद्दाम हुसैन का। दूसरा ये था कि कुवैत के पास दुनिया का कुवैत के पास 9%, इतना छोटा सा देश है और 9% इसके पास पेट्रोलियम है, और आबादान के पास भी दुनिया का, ईरान का लगभग सारा पेट्रोलियम, 60% पेट्रोलियम उसके आबादान में ही मिलता है। तो अगर आबादान और कुवैत का ये भाग ये अगर आ जाएगा इराक के पास, तो इराक के पास अपना जो विश्व का है वो भी लगभग 7-8% विश्व का पेट्रोलियम है और 9% इसका हो गया, और ईरान का अगर कब्जा करेगा तो यहाँ से भी 6% लेगा। तो ये 15 और 8 23, तो मान करके चलो कि दुनिया में 20 से 21% पेट्रोलियम का मालिक अकेले इराक बन जाता। और इराक जो ऐसा अगर 21% पेट्रोलियम का अगर कब्जा उसके पास हो जाए तो दुनिया का एक बड़ा प्रभावी देश बन सकता था। सद्दाम हुसैन इसी योजना में लगे हुए थे, इसीलिए इराक कभी ईरान के साथ युद्ध करता था तो उसने कुवैत पर भी कोशिश की कब्जा करने की 1990 में, और फिर US इराक वॉर हो गया, सद्दाम हुसैन पकड़ा गया, मारा गया, सब तो कहानी हो गई आपकी। लेकिन इराक का उद्देश्य क्या था, इराक क्यों कुवैत पे अटैक किया था और क्यों ईरान के साथ इराक का युद्ध होते रहता है, इसकी ये छोटी सी भू राजनीतिक तस्वीर आपको हमने पेश की। अब आप देखो कि जो इराक है इसको कहते हैं डिसएडवांटेज्ड कंट्री, लिखते जाना है, डिसएडवांटेज्ड कंट्री है। जिस राष्ट्र का, ध्यान से सुनना है, जिस राष्ट्र की तटीय सीमा समुद्र से बहुत ही संकीर्ण कर दी जाती है उसको कहते हैं डिसएडवांटेज्ड कंट्री, यानी वो लाभ रहित देश बन जाता है। और ऐसा किसने किया था? ऐसा यूरोपीय देशों की, UK की साजिश थी। ऐसा वेस्ट एशिया में कभी भी कोई देश नहीं था, ध्यान से सुनना, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं था यहाँ पे, बल्कि चारों तरफ ट्राइब रह रहे थे। यहाँ पे कोई और ट्राइब है, यहाँ पे कुर्द ट्राइब है, तो यहाँ पे कोई और सेक्ट है, इधर कोई और सेक्ट है, इधर कोई और है।
ऐसे ट्राइब फैला हुआ था। अभी ट्राइब का नाम लेंगे, अभी नहीं लेंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे बद्दू ट्राइब है, मान लो सऊदी अरब, तो बद्दू ट्राइब यहाँ पे रह रहा है, असी ट्राइब यहाँ पे रह रहा है, तो इस तरह से कुर्द ट्राइब यहाँ पे रह रहा है, तो ये हमास यहाँ पे रहता है फिलिस्तीन के पास। तो ये सब बहुत सारा ट्राइबल ग्रुप है जो इसमें रहता है। तो यूरोपीय देशों ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि देखा कि कैसे बांटा जाए इसको राष्ट्र के रूप में। उसने अरब काट दिया, इराक काट दिया, ईरान काट दिया। अब इराक काटने के क्रम में उसने जानबूझ करके आबादान को ईरान में दे दिया और कुवैत को अलग राष्ट्र बना दिया। इसलिए बना दिया क्योंकि एक ही जगह अगर तेल का कंसंट्रेशन हो जाएगा, सारी भू राजनीति तो तेल पे आधारित है। इराक के पास अगर इतना सारा तेल आ जाता तो इराक तो बहुत पावरफुल नेशन बन जाता। तो इराक के अगेंस्ट कहीं ना कहीं यूरोपियन कॉन्स्पिरेसी भी हुई है और इसीलिए इराक डिसएडवांटेज कंट्री के रूप में अभी भी मिलता है। लेकिन अब तो जैसे देश बन चुका है, सीमाएं निर्धारित हो चुकी है, वैसे ही प्रयास करना चाहिए सबको कि उसी में खुश कैसे रहें। और फिर भी इराक के पास बहुत तेल है। अब हम लोग देखते हैं इराक की राजधानी और इराक के प्रमुख नगर, इराक के कृषि, इराक के संसाधन। तो इराक की राजधानी देखो यहाँ बगदाद, जो कि टिग्रिस रिवर पे है, कैपिटल सिटी टिग्रिस रिवर पर है। यहां से देखिए ये हमारा रहा टिग्रिस। टिग्रिस पे दो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। सबसे पहला है बगदाद और दूसरा है मोसूल, जिसपे आईएस ने कब्जा कर लिया था। आपको याद होगा कि मोसूल सीरिया से लगता हुआ है लगभग। तो ये टिग्रिस पे दो सिटीज है, मोसूल और बगदाद, ये दो आपको याद रखना है। मोसूल भी तेल का, किरकुक और मोसूल दो यहां पे तेल के सबसे बड़े केंद्र है। देखो यहां किरकुक दिखा हुआ है। तो ये जो भाग है ना इराक का जो उत्तरी भाग है उसमें तेल भरा हुआ है। इराक के उत्तरी भाग में तेल भरा हुआ है, जहां पे किरकुक और मोसूल, टिग्रिस वैली पे है मोसूल, वहां पे मिलता है। तो तेल का उत्तरी भाग में एक बड़ा केंद्र है मोसूल और किरकुक, जो आप याद लिखोगे। और आरबिल भी है, यहां भी तेल है। तीन तेल के केंद्र यहां मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको चलना है नीचे वाले भाग में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूफ्रेटस नदी, जो यूफ्रेटस नदी ये आ रही है, ये मिलती है अल बसरा पे। यहां देखो अल बसरा है, ये है अल बसरा। तो अल बसरा पे आबादान से जस्ट बगल में है, यहां डेल्टा बन रहा है। तो ये जो डेल्टा क्षेत्र है उसको भी अल बसरा ही कहते हैं। और अल बसरा पे दोनों नदियों का संगम है और अल बसरा भी तेल का एक बड़ा केंद्र है। जहां पे टिक मार्क कर दिया, ये सब तेल का केंद्र हो गया। तो ये अल बसरा, बगदाद, किरकुक, आरबिल, मोसूल, किरकुक, मोसूल, आरबिल, ये तीनों नॉर्थ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर शो नहीं कर रहा है, लेकिन यूफ्रेटस नदी पे यहां पे आओगे तो यहां पर अल हिंदिया है। अल हिंदिया पे एक बना हुआ है, अल हिंदिया पे एक बना हुआ है क्या बोलते हैं, डैम बना हुआ है, रिजर्वायर है वहां पे। अल हिंदिया पे एक डैम बनाया गया है जो कि इराक के लगभग मध्य भाग में है, पानी के सप्लाई के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ओके। और ये मैंने बताया था दोनों नदी के बीच का भाग मेसोपोटामिया है। ओके। अब फिर इसमें जो इराक का पश्चिमी भाग है, ये पूरा मरुभूमि है, ये पूरा मरुभूमि का भाग है। ये सब सीरियन डेजर्ट का ही भाग है, ये पूरा मरुभूमि का भाग है इराक का ये। तो ये भाग महत्वपूर्ण नहीं है इराक का। इराक का भाग वही नदी वाला और नॉर्थ की तरफ ईरान की तरफ वाला भाग सब इंपॉर्टेंट है। कृषि कहाँ होता है, तो आप यहाँ आइए अल बसरा क्षेत्र में, जहाँ नदियों का संगम हो रहा है। तो अल बसरा में सबसे इंपॉर्टेंट फसल है डेट, यानी खजूर का खेती होता है। और यहाँ पर होता है कॉटन, और यहाँ पर होता है वीट। ये तीन फसल इस डेल्टा क्षेत्र में होते हैं और नदी घाटी में भी होता है, अल हिंदिया क्षेत्र में भी होता है। तो ये तो है आपका इराक का कहानी। तो टर्की, ईरान और इराक, ये तीन क्षेत्रों को हमने अभी तक देखा है। और कुवैत देखते हैं। कुवैत एक छोटा सा यहाँ पे राष्ट्र है। कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत सिटी। तो कुवैत की राजधानी भी कुवैत ही है। और ये देखो बहुत छोटा सा, लेकिन इसका तट रेखा काफी अच्छा बड़ा बना हुआ है। यहाँ देखो ये तट रेखा, ये जो डॉटेड है ना, ये पूरा कुवैत
कुवैत में जो तेल का कुआं है, जो सबसे बड़ा तेल का कुआं है, उसका नाम याद रखो। यह है बुरान ऑयल फील्ड्स। ये बुरान ऑयल फील्ड्स कुवैत में है। और कुवैत का कोई सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अर्बनाइजेशन 90% है और पर कैपिटा इनकम यहाँ पर $50,000 पर कैपिटा है। बहुत ही अमीर देश है कुवैत। पर्शियन गल्फ पे अवस्थित है और इसकी सीमा सट रही है इराक से और सऊदी अरेबिया से। याद रखना, इराक और सऊदी अरेबिया से इसकी सीमा सटेगी। पर्शियन गल्फ का देश है, बुरान ऑयल फील्ड्स है। दुनिया में इसके पास लगभग 9% पेट्रोलियम है कुवैत के पास। तो ऑयल फील्ड याद रखना है आपको। पर्शियन गल्फ के पास ही आप देखोगे तो सारा पेट्रोल है। बंदर अब्बास, बुशेर, आबादान, अल बसरा, कुवैत, और यहाँ नीचे आओगे तब भी पूरा अबू धाबी से लेके पूरा ये बेल्ट, ये पूरा एरिया ही जो सराउंडिंग है ना पर्शियन गल्फ का, ये समझो तेल से भरा हुआ है। क्यों है यहाँ पर तेल, यहीं पर तेल क्यों मिल रहा है, इसके विषय में हम बात करेंगे। आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल करेंगे आपसे बात। आज बस इतना ही। सद्दाम हुसैन वहाँ का एक रूलर था जो कि तानाशाह था। सद्दाम हुसैन थे सुन्नी मुस्लिम, ऐसे समझना होगा। सद्दाम हुसैन सुन्नी मुस्लिम थे और इराक की जो मूल जनसंख्या है वो शिया है। तो सुन्नी माइनॉरिटी होते हुए भी वहाँ के सत्ता पर काबिज था और उसने शिया लोगों के प्रति अत्याचार भी बहुत किया। और शिया में जो भी नेता उभरता था उसको, उसका एक मंत्री था केमिकल अली, कमांडर था। तो केमिकल अली क्या करता था कि शिया के जो मुस्लिम नेता उत्पन्न होते थे, अपना मांग डिमांड करते थे, उनको केमिकल से मार दिया करता था, इसलिए उसका नाम था केमिकल अली। और बहुत सारे बायोलॉजिकल वेपन बनाने की भी बात चली थी कि ईरान ने बायोलॉजिकल वेपन्स बना रखे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं। लेकिन अमेरिका के आक्रमण के बाद ये पता चला कि वहाँ कुछ नहीं था और ऐसे ही बस एक राजतंत्र चल रहा था सद्दाम हुसैन का। और सिर्फ हेरम में बहुत सारी खूबसूरत स्त्रियां लाखों की संख्या में मिलीं और कुछ नहीं मिला, जैसा कि रिपोर्ट या अफवाहें आती थी उसके विषय में। शायद नॉर्थ कोरिया का भी यही कहानी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर नेशन है और एक रॉग नेशन है। रॉग मतलब दुष्ट नेशन है और उस पर हाथ डालने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप उसके बाद उसका मतलब होता है कि कुवैत एकमात्र देश होगा जहां 2022 में पहली बार चुनाव होंगे। तो मैंने आपको बताया कि वहां कुवैत काफ़ी उन्नत राष्ट्र है और कुवैत में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। पूरे अरब में ही कुछ बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। वहाँ के लोग पुराने दकियानूसी विचार से उठ करके अब उनका कपड़ा पहनने का तरीका, उनका खान पान, उनका रहन सहन, देखो जीवन बना है इसलिए कि हम अपनी संस्कृति से सिर्फ प्यार न करें। जीवन इसलिए बना है कि हम दुनिया के हर संस्कृति से प्यार करें, भोजन का आनंद लें, दुनिया के हर जगह को अपना घर माने, दुनिया के हर इंसान को अपना माने, उसको कोई उस तरह से भेदभाव नहीं करे। मान लो कि कोई अफ्रीकन आदमी है, अफ्रीकन ट्राइब है, तो उसका भी अपना एक कल्चर है, संस्कृति है, उसको उसके कल्चर को भी देखना, उसमें भी आनंद ढूंढना, ये हमारे इंसान का, हम लोगों के जीवन का कर्तव्य होना चाहिए। न कि ये होना चाहिए कि हम अपने को श्रेष्ठ माने, दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखें। अरे सब कल्चर महान कल्चर होता है, सब डांस महान डांस होता है, सब म्यूज़िक महान म्यूज़िक होता है, सब कुछ महान है जो मानव ने निर्मित किया। इन विचारों के साथ आज के लिए विदाई, कल मिलते हैं उचित समय पर। थैंक यू सो मच।